हम सारे 9 भाई बहन थे। पिता हमारे ढाबा चलाते थे और हम सब लोग पिता के साथ उस ढाबे पर उनके साथ हाथ बटाते थे और स्कूल भी जाते थे। वो जो 2 मैडम निकलती थी ना, उनको देख के एक फीलिंग आई मुझे भी कि यार मैं भी ऐसी इनके जैसे नौकरी करेंगे। तो हमारी माँ तो इसी चिंता में घुली जा रही थी कि मेरी इतनी 8 लड़कियाँ हैं, इन लड़कियों के हाँ मतलब कैसे इनकी शादियाँ होंगी, कहाँ से पैसा आएगा। विस्थापन के भी 2 तरीके का होता है ना, कि विस्थापन कई बार ऊर्जा भी देता है, कई बार आपके जीवन को संवारता भी है। ये जो कसक थी, जो घर परिवार छूट गया, अपना जो शहर छूट गया, वो कसक बन के कविताओं में आया। कई बार कविता एकदम बिल्कुल प्योर कविता आ जाती है, 4 लाइन की, 6 लाइन की, आपको कुछ काम नहीं करना हो तो बड़ा मजा आता है कि बन गई यार, एकदम आ गई। कल्पना और यथार्थ वही तो लेखक बड़ा होगा ना, जो दोनों को साध लेगा। 2 ही छोर हैं दुनिया में, एक संपन्नता है और एक निर्धनता है, और गति इतनी ज़्यादा है कि पलक झपकते नहीं है, एक दृश्य बदल जाता है। स्त्री का विकास हो जाएगा तो पुरुष का विकास नहीं होगा क्या? और अगर अकेली स्त्री विकास कर लेगी, पुरुष का विकास नहीं होगा, तो स्त्री पुरुष रहेंगे कैसे एक साथ? जब नौकरी की इंटरव्यू था तो जो पैनल था उसने यही पूछा कि आप स्पोर्ट्स में हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर आप पैंट शर्ट पहनते हैं? तो मैं इसमें कंफर्ट फील करती हूँ। पहले तो एक हल्का सा एहसास होता था कि पेट के अंदर कुछ है, पल रहा है, वो हो रहा है। फिर उसने पेट के अंदर चलना फिरना शुरू कर दिया, तो मुझे मतलब बहुत ही एकदम वो लगे। तो मैं डायरी लिखती थी और उसको पूरी दुनिया के बारे में बताती थी। तो शुरू में हमारे यहाँ भोपाल दूरदर्शन के डायरेक्टर थे लीलाधर मंडलोई जी, तो उन्होंने उस समय काफ़ी, और मुझे बहुत डांटते भी थे कि तुझे कोई काम ही नहीं करती, तुझे कोई काम करने का मन नहीं है, और ऐसा और वैसा, बहुत डांट पड़ी मुझे उनसे। पुरुषों ने बढ़ाया। जब मैं भोपाल में आई तो भोपाल को जो पूरा साहित्यिक समाज जो था, उसमें राय जोशी से मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती रही, और हम लोग बिल्कुल दोस्तों की दोस्त ही बने रहे, और अभी भी दोस्ती की तरह ही हैं। मुझे 4 चीज़ें बहुत प्रिय हैं: चांद, शाम, ट्रेन और आवारगी। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज मेरे साथ एक ऐसी कवयित्री कथाकार है जो कहती हैं, जिद करो खुद को बदलो, जिद करो दुनिया को बदलो। जो कहती हैं कि जीवन से ज़्यादा जोखिम कलाओं में है। जो अपनी ही कविताओं की और घर परिवार की कटु आलोचक है। साथ में जो शहर में रहते हुए शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में बसे कस्बे में लगातार आवाजाही करती हैं, वहाँ के दर्द, वहाँ के दुख, वहाँ की संवेदनाओं को उठाती रहती हैं, सवाल करती रहती हैं। जो चांद की नसैनी बनाकर उस पर कविता लिखना चाहती हैं, और जो कहती हैं कि स्त्रियों को अब विमर्श से बाहर आके असल में विमर्श की नहीं, स्त्रियों को उनकी मुक्ति की ज़रूरत है। नीलेश रघुवंशी, बहुत स्वागत है नीलेश जी संगत में आपका। एक तो घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। जिस जगह हम बैठे हैं, ये पूरा भोपाल में इतना सुंदर आपका घर है। जब हमारी टीम आई थी तो हम लगातार कह रहे थे कि कहीं भी इंटरव्यू करें वही सुंदर आएगा, वही जगह पर। तो अंततः हम इस तरीके से इनफॉर्मल बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ शुरू से तो आप नहीं रही हैं। जिसने एक कस्बे के नोट्स आपके पढ़े हैं वो जानता है आपके संघर्ष क्या है, क्या रही हैं। इस घर में आने की तो एक अलग कहानी होगी ही, जिस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन कैसा बचपन था, अगर मैं अभी भूल जाऊँ कस्बे के नोट्स को, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी अगर जानना चाहें इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ा बताइए कहाँ पैदा हुई, कैसा आपका शुरुआती दौर रहा? नहीं, मेरी जो पैदाइश है, मेरा खुद का जन्म गंजवासुदा में हुआ, जो कि यहाँ विदिशा ज़िले में है और गंजवासुदा तहसील है। और मेरा जन्म भी हुआ और मेरी कविताओं का जन्म भी गंजवासुदा में ही हुआ। तो गंजवासुदा एक कस्बा है, और एक कई तरीके के शहर और कई तरीके के कस्बे होते हैं, लेकिन गंजवासुदा की एक खासियत है कि वो एक जीवंत कस्बा है। और वहाँ पर बहुत बड़ी गल्ला मंडी है, व्यापारी भी हैं इसलिए। और आसपास का जो सारा माहौल है वहाँ पर, वो पूरे आसपास के गाँवों से घिरा हुआ वो कस्बा है। तो वो कस्बा गांव ना होकर भी वो गांव को अपनी परिधि में लिए होता है। कस्बों को हम जानते हैं, गांव और शहर के बीच की एक जगह होती है, एक सीमांत भी हम जिसको कह सकते हैं। तो मैं मूलतः गंजवासुदा की रहने वाली हूँ, और हमारे जो दादाजी हैं वो गंजवासुदा से थोड़े 20-25 किलोमीटर दूर एक बगरौदा गांव है। तो बगरौदा गांव में वो रहते थे। हमारा पूरा जो परिवार है, पैतृक परिवार जो है, वो मूल रूप से बगरौदा गांव में रहता है। और ऐसा माँ बताती है, पिताजी ने भी बताया बाद में, कि हमारे दादाजी के पास ज़मीन थी, और अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो तहसीलदार नपती करने के लिए आए, तो उनसे उनका झगड़ा हो गया। तो दादाजी ने तहसीलदार को चांटा मार दिया। तो वो हमारी सारी ज़मीन जो थी वो नीलाम हो गई। तो फिर तहसीलदार ने बोला कि आप माफ़ी मांगिए, तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और पिता और बुआ को लेकर वो अपने ससुराल में आ गए। तो पिता का जो बचपन है वो गमाकर गाँव में बीता,
और फिर दादाजी, दादी, पिता और बुआ सब लोग गंज वासुदा में आ गए। तो हम सारे भाई बहनों के, हम लोग 9 भाई बहन हैं और माता पिता तो हम 11 लोग मिलकर एक घर में रहते थे। तो जो बचपन है, तो बचपन में मतलब बचपन की जो शुरुआत है वो हमसे हुई। जो भी आर्थिक हालात थे और जो भी सामाजिक हालात थे उसमें मैं के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। हम सारे 9 भाई बहन थे, पिता हमारे ढाबा चलाते थे और हम सब लोग पिता के साथ उस ढाबे पर उनके साथ हाथ बटाते थे और स्कूल भी जाते थे। ये एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। और पिता जो थे वो पिता की सोच बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत आधुनिक सोच थी पिता की। वो आज से 50 साल आगे देखने वाले व्यक्ति थे। तो उस समय जब रघुवंशी समाज में लोग लड़कियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, तो पिता ने बड़ी बहनों को, एक सबसे बड़ी बहन को 8वीं तक पढ़ाया, उसके बाद जो दूसरे नंबर की थी उनको 11वीं कराया और शादी के बाद उनको ससुराल वालों से बात करके प्राइवेट तक MA भी कराया। तो पिता इस मामले में थे कि लड़कियों को स्कूल भी भेज रहे थे, लेकिन चूंकि अगर स्कूल भेजना है तो ढाबे पर तो काम करना है। ये संभव नहीं है कि आप ढाबे पे काम ना करें और आप सिर्फ स्कूल चले जाएं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पिता हैं जी, एक ऐसे व्यक्ति जो ढाबा चलाते हैं, उनकी सोच इतनी आधुनिक हो, मतलब इस पर कभी विचार करने की कोशिश की? ऐसा क्यों रहा होगा? ऐसा मुझे अब मैं सोचती हूँ कि पिता इतने आधुनिक क्यों, तो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि जो हमारे जिया जी लोग थे या जो दूसरे उनकी एज की तुलना में यंग थे वो आधुनिक नहीं थे। और पिता को बहुत ज़्यादा शौक था, उनको लड़कियों से बड़ा प्रेम था। हम 8 बहनें थे, तभी भी उसके बाद भी बहनों की लड़कियों से भी उनको उतना ही प्रेम। तो उनकी नातिन भी बोलती हैं, कक्का बोलते थे हम, कि कक्का की बात ही निराली थी, इतनी लड़कियों के बाद भी लड़कियों से भी प्रेम, लड़कियों की लड़कियों से भी प्रेम। हमारा भाई नहीं है आधुनिक सोच का, पिता आधुनिक सोच के थे। तो मैं अब सोचती हूँ शायद पिता को एक था कि पिता पूरे समय अखबार पढ़ते रहते, अखबार की एक लाइन नहीं छोड़ते थे। वो ढाबे पे काम किया, ढाबे से ग्राहक से फुर्सत मिली और अखबार लेके बैठ गए। दूसरा, उनके अंदर एक सामाजिक दायरा उनका बहुत बड़ा था। वो बहुत सोशल व्यक्ति थे और जो आसपास के जो प्रतिष्ठित लोग जो थे उनमें उनकी गणना होती थी। ढाबे पर काम करने के बाद भी अजीब व्यक्तित्व था कि ढाबे पे लुंगी पहने और फटी बनियान भी पहने, कई बार उनकी बनियान बड़ी फटी रहती थी। उसके बाद भी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से मंडी अध्यक्ष हो गए, सरपंच हो गए, या जो रघुवंशी समाज के पंच थे पिता, तो वो गाँव में जाते थे, पंचायत सॉल्व करते थे। हर गाँव का आदमी उनके पास आता था, दादा हमारे यहाँ आओ, दादा हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो जो हम बचपन में जो पिता ने हमको जो 2 चीज़ें दी हैं वो हमको कहीं और से मतलब हम उनको अर्जित नहीं कर सकते थे। एक तो उन्होंने हमको आत्मविश्वास दिया कि आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। दूसरा, उन्होंने हमको एक ये दिया कि अपना काम करने में शर्म कैसी, कि अगर आप ढाबा चलाते हुए भी आप स्कूल जा रहे हैं और आपको बड़ा सोचना है, तो पिता के अंदर ये था कि अब लड़कियों को पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उनका एक बड़ा डायलॉग था कि दिनों दिन ज़माना ख़राब हो रहा है, लड़कियों को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। शादी के बाद पता नहीं कौन सी दुर्घटना घट जाए, घटना घट जाए, कब जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो उनको बड़ा शौक़ था पिताजी को। तो जब मैं ढाबे पे हम जब काम करते थे, तब मैं शायद 9th में या 10th में रही होंगी, 9th में। तो भोपाल से 2 मैडम थी जिनका कि गर्ल्स कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ। तो वो हमारे ढाबा, चूँकि सेंट्रल पॉइंट था, बस स्टैंड पर ढाबा था, बगल में कचहरी थी, गल्ला मंडी थी, रेलवे स्टेशन भी पास में था, तो वहीं से निकलती थी वो सारी मैडम। तो वो जो 2 मैडम निकलती थी ना, उनको देख के एक फीलिंग आई मुझे भी कि यार मैं भी ऐसी इनके जैसे नौकरी करेंगे। पहले सिर्फ सुनते थे लड़कियों को नौकरी करना चाहिए, लेकिन गंज वासुदा में हमने कभी किसी लड़की को नौकरी करते नहीं देखा, सिर्फ पिता के मुंह से सुनते थे। तो जो 2 मैडम थी, साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनको देखकर लगा कि नहीं। अच्छा, ढाबे पर जब काम करना हुआ जी, तो कई तरह के लोग आते हैं, उनकी नज़रें भी कई तरह की होती हैं। 8 लड़कियां अगर ढाबे पे काम कर रही हैं, पूरा परिवार काम कर रहा है, तो आपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया ही होगा। कभी उस चीज़ को लेकर कभी लगा कि लड़कियां ढाबे पे काम कर रही हैं, ये थोड़ा सा अटपटा है, हम क्यों काम कर रहे हैं? तरह तरह के विचार तो अगर 9th क्लास की बच्चा जो है या बचपन से जो काम कर रहा है उसके जहन में आते ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ना, मैं बता देती हूँ आपको कि 8 बहनें इकट्ठे तो करती नहीं थी। हाँ। 2 करके एज ग्रुप, मतलब 2 की शादी हो गई, फिर 2 बड़ी हो गई, वो करने लगी, फिर उनकी हो गई। पिताजी के मैंने कहा ना, दबदबा था, नियत में खोट नहीं था। रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, उनका वो था। तो जो गंदे लोग जो होते थे, या जो कहें कि हल्के लोग कहें, है ना, या पिताजी कहते थे लुक के लोग, उनको हमारे ढाबे पे एंट्री नहीं थी। वो कहते थे हमको बहुत ज़्यादा मुँह नहीं है, लड़कियाँ हमारी पढ़ लिख जाए हमको। तो बड़े सभ्रांत या बड़े डेलिकेटेड लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए, अगर कोई आया भी और उसको लगा भी है कि निगाह ख़राब है, तो उठा के भगा देते थे वो। एक बात उनकी ये थी। दूसरा क्या है कि उनका दबदबा इतना था पिता का,
सामाजिक रूप से दबदबा उनका इतना था कि हर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके सामने आने की, कि कोई शराब पी कर आ गया या कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते थे ना, वो उठाकर भगा देते थे। मतलब इतना जीवन हो गया। पिता भी तो खैर चले गए 2009 में। मैंने अपने पिता के मुँह से कभी ये नहीं सुना कि अंदर जाओ, बाहर मत खड़ी हो, बेकार लोग खड़े हैं। इसके उल्टा होता था, लड़के अगर होते थे तो वो उनको डांट के भगाते थे। जस्ट अपोजिट, उल्टा करते थे वो लड़कों को डपट देते थे। किसके लड़के हो तुम? मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूँ। उनका ये था। शर्म हमें आती थी, मैं बता देती हूँ, हमको ग्राहकों की शर्म नहीं आती थी। हमको अपनी जो स्कूल की जो सहेलियाँ निकलती थी ढाबे के सामने से, हमको उनकी बड़ी शर्म आती थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा आती थी। तो पिताजी ने फिर यही बोला कि वो भी अपने घर में रोटी बनाती होगी, तू यहाँ रोटी बना रही है। लेकिन एक जगह तो आप लिखती हैं कि अब ढाबे को लेकर मेरे भीतर कोई संकोच ना रहता। कई बार तो कॉलेज से सीधे पहुंच जाती और कई बार कॉलेज से पहले आ जाती और सहेलियां मेरे ढाबे पर रुकी रहती। सहेलियों से तो शर्म, मैंने यही तो बोला, सहेलियों से ही शर्माती थी कि यार मैं खाना बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो संकोच कम होता चला। संकोच पिता ने कम किया। पिता ने संकोच कम किया कि तुझे किस लड़के की शर्म आती, चल मैं चलता हूँ तुझे लेके उसके यहाँ, कि वो अपने घर में रोटी नहीं बनाती होगी, कि वो अपने घर में सब्जी नहीं बनाती, और वो अपने घर में बनाती हो, तुम यहाँ ढाबे पे बनाती हो। बहुत शर्म आती थी मैं, मुझे सहेलियों की बड़ी शर्म आती थी। मेरे से बड़ी 2 बहनों की जब शादी हो गई तो मैं उस समय तो बहुत ही छोटी रही होंगी। मैं, वो मेरे से 7वें नंबर की बहन थी, ज्योति नाम है उसका। हम दोनों रहे। अब हम दोनों में ये हो कि एक दिन छोड़ के आप स्कूल जाओ, कि पिता के साथ ढाबे पे रहना है। अकेले कैसे चलाएंगे, नौकर रखते नहीं थे, सारा काम खुद ही करते थे। तो बड़ा एक पारिवारिक सा ढाबा था, छोटा, अर्निंग कम थी। मैं कहती हूँ ना, आज भी मेरी इच्छा होगी ना कि हम एक ढाबा खोल लें, तो मतलब उसमें दौड़ नहीं थी। एक जो धंधे की जो दौड़ होती है, वो धंधे की दौड़ नहीं थी। वो धंधे में कोई दौड़ नहीं, कुछ नहीं, बस एक अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे से स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। ये वो ख्वाब देखते थे। कई बार इसमें आपके एक कस्बे के नोट्स में मिलेगा, कई बार पिता भी अपने निर्णयों से डिग रहे हैं। वो भी नहीं चाह रहे तो भी वो लड़कियों की शादी कर रहे हैं। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था कि इन तमाम बातों के बावजूद इस उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह पर, कई जगह पर ऐसा लगा कि पिता बहुत पितृसत्तात्मक भी हैं। जैसे कहाँ, बताइए? जब वो माँ से आपकी बात कर रहे होते हैं, जब माँ और पिता आपस में बात करते हैं, बावजूद उसके पिता तो चाहते हैं, लेकिन जब वो चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें तो वो सोच उनके पीछे आ जाती है और माँ के भीतर वो सोच आती है कि नहीं बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, आदि। तो वहाँ पर वो जो सोच है वो एक तरीके से बदल जाती है दोनों की। तो नहीं, माँ तो कभी नहीं चाहती थी। माँ का जो पूरा, माँ जो थी, एक तो माँ हमारी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी तो 5वीं पास थे, अखबार पढ़ते थे। दूसरा जो देखिए, आपका आसपास पे बहुत निर्भर करता है जीवन का जो है। आप अगर खुद को बदल लोगे, एक के बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी ना। देखो, खुद को बदलो, दुनिया को बदलो। पहले खुद को बदलना होगा, फिर आसपास को बदलना होगा, फिर दुनिया को बदलेंगे आप। समाज की अपनी एक, ये जो अपन जो बातें कर रहे हैं, 90, 60, 50 की, 1950, 60, 70 की बात कर रहे हैं। तो माँ का जो आसपास था उसमें तो सब लड़कियों की शादियां हो रही थी ना। तो हमारी माँ तो इसी चिंता में घुली जा रही थी कि मेरी इतनी 8 लड़कियां हैं, इन लड़कियों के हाँ मतलब कैसे इनकी शादियां होंगी, कहाँ से पैसा आएगा। तो माँ की वो सोच थी। फिर माँ को, जो मोहल्ले में माँ रहती थी औरतों के बीच में, माँ को बड़ा बुरा लगता था कि लड़कियां होटल में काम करने जा रही हैं। लेकिन पिता की मजबूरी कहाँ है, या पिता ने एक अच्छा चुना कि आखिरकार अगर वो समाज के बारे में सोचते और लोगों के बारे में सोचते तो फिर हम लोग तो आज यहाँ होते नहीं जहाँ हम बहने हैं। अगर हम ये सोचते कि ढाबे पे काम नहीं कराना है, पिता अगर ये सोचते तो माँ के अंदर वो संकोच था। और जब हम लोग, माँ 1-2 बार पिता डपटते थे उनको, तो वो पढ़ाई को लेकर डपटते थे कि रात में हम बड़ा माँ की ड्यूटी लगा देते थे कि रात में पढ़ती हैं तो उनको चाय बना के देना, पानी बना के देना। माँ को कई बार गुस्सा आता था, वो जगा रही है, हम उठते नहीं थे। माँ को लेकर कभी आपके मन में कुछ ऐसे भावना रही हो? नहीं, कभी नहीं, कभी माँ ऐसे मना थोड़ी ना करती थी। गुस्सा आता था उसको, चिड़चिड़ाती थी, फ्रस्ट्रेट होती थी बेचारी। वो उसकी अपनी वो थी। इवन जब माँ को लेके तो मेरे मन में बहुत सम्मान तब आया जब मैं खुद प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान तो मुझे समझ में आया कि माँ क्या चीज़ होती है। उसके पहले तक मैं माँ, मतलब मैं तो पिता के बहुत करीब रही हूँ, और पिता मेरे भीतर अभी तक इतने ज़्यादा हैं कि पिता की मृत्यु के बाद, पिता के जाने के बाद मैं अब गंज वासुदेव नहीं जा पाती। मुश्किल से इतने सालों में 3 या 4 बार गई हूँ। तो पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। माँ हमारी अभी भी हैं। तो जब मैं खुद प्रेग्नेंट थी तब मुझे समझ में आया कि बाबा 9 बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि माँ क्यों परेशान होती। तो उसके बाद फिर आर्थिक तंगी, सामाजिक तंगी, लड़कियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो क्लपती थी माँ, उसको दुख होता था। तो दुख को वो कैसे व्यक्त करो, रो के नहीं व्यक्त करती थी, तो उसको गुस्सा आता था। इन सबके बीच में लेखिका या लेखक का जन्म कहाँ होता है? हाँ,
लेखक या लेखी, देखिए मेरा जो, मैंने पहले ही बोला कि मेरी कविताओं का जन्म या मेरे लेखक का जन्म भी गंज वासुदा में ही हुआ। तो गंज वासुदा में जब मैं थी, मैंने बीए फाइनल तक गंज वासुदा में मैं रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर, जब बीए फर्स्ट ईयर गर्ल्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो एक बीटी तिवारी सर हमारे प्रिंसिपल थे। वो भी बहुत कुछ पिता के जैसे थे, वो भी लड़कियों को बड़ा फ्रीडम देते थे। वो भी अगर कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज खुला है तो बट नेचुरल गर्ल्स कॉलेज खुला है तो सारे लड़कों की भीड़ आती थी, तो वो भी लड़कों को डपट डपट कर भगाते थे। और हम लड़कियों को बैडमिंटन खेलो, ये करो, वो करो, कैरम बोर्ड लाए, ये लाए। तो बीटी तिवारी सर जिस ढंग से पढ़ाते थे हमको, जैसे कि मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पॉलिटिकल साइंस के सर नहीं आए हैं तो बीटी तिवारी सर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा देते थे। बीटी तिवारी सर इकोनॉमिक्स की क्लास भी लेते थे। तो सर जिस ढंग से सारे विचारकों को पढ़ाते थे और उनकी व्याख्या करते थे तो मेरे अंदर भी इच्छा, मतलब लगा कि लेखक कितनी बड़ी चीज़ होती है, ऐसा एक फीलिंग आई। उसके बाद फिर जो कविता लिखने की जो शुरुआत हुई तो मेरी बचपन से एक आदत थी, मैं चांद को बहुत देखती थी। मैं आता उस सवाल पे। तो मैं चांद को बहुत देखती थी और इतना ज़्यादा मेरा, मतलब चांद का और मेरा इतना एकाकार होता था। कई बार जैसे ढाबे पे भट्टी से अपन ग्राहक को परोसने गए तो मैं ऐसे कर करके मुड़ मुड़ के चांद को देखती जाती, लगता है जैसे चांद अपने साथ यहाँ तक आ रहा है, इसने पानी का गिलास रख दिया, ये इधर आ रहा, बड़ा मतलब वो था। तो जो पहली बार मुझे जो कविता फूटी भी है तो फिर वही है कि आज फिर चांद काली राहों में खो गया। ये मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास पहली लाइन ही आई थी। क्या उम्र रही होगी? बहुत छोटी रही होंगी, 14-15 साल या 16 साल मान के चलिए। तो राख का हमारे पीछे भट्टी रहती थी, भट्टी के पीछे हम राख का ढेर रहता था, वो खाली रहता था। मैं राख के ढेर पे जा खड़ी चांद को देख रही तो बिल्कुल एकदम बदली में वो चला गया था। आज फिर चांद काली राहों में खो गया, पहली पंक्ति आई। दूसरा, जो घर और ढाबे के बीच में जो जगह थी तो हमेशा उस एक किसी का घर था तो वहाँ पे बड़ा अच्छा गुलाब का पौधा था, बड़े अच्छे गुलाब के फूल खिलते थे। तो उसको देख के मुझे हमेशा लगता था कोई इसको तोड़े ना, इसको इसी पर रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने गंज वासुदा छोड़ दिया और गंज वासुदा छोड़ के जब मैं एमए करने आई तो जो शहर जो छूटा और शहर के जो लोग छूटे, शहर की गलियां छूटी, पूरा परिवार छूटा, है ना, तो फिर मेरे अंदर लेखक का जन्म हुआ। और इसमें कितना ज़्यादा साथ दिया हिंदी साहित्य पढ़ने ने, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि आप एलएलबी करें। यस। और आप चली गई कहाँ से खोज के लाते हैं हिंदी साहित्य करने के लिए। नहीं, हिंदी साहित्य में एमए तो मैंने सविता भार्गव मैडम की वजह से किया। कि सविता भार्गव मैडम हमारे गंज वासुदा में गर्ल्स कॉलेज में आई, तब हम लोग शायद सेकेंड ईयर में थे। तो वो मैडम हमको इतनी अच्छी लगती थी, सविता भार्गव मैडम को देख के हम लड़कियां इतने खुश हुए कि हिंदी पढ़ाने वाले भी इतने सुंदर और स्मार्ट हो सकते हैं। क्योंकि उसके पहले तक तो जो हिंदी के जो टीचर देखे थे तो उनको देख के लगता था कि यार ये ऐसे रहना पड़ेगा अगर हिंदी पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ाएंगे। तो सविता भार्गव मैम बहुत सुंदर उनकी पर्सनालिटी, वो खुद भी बहुत सुंदर मैम, और उनका सारा कुछ। तो सविता जी के साथ सविता मैम हमको हिंदी साहित्य पढ़ाती थी, तो सविता मैम से इतना ज़्यादा आकर्षण हुआ तो कई लड़कियों ने हिंदी में, मतलब हिंदी ले लिया। एलएलबी क्यों नहीं की और क्यों पिता चाहते थे कि एलएलबी करें? बहस बहुत करती थी। हाँ, हमें बहस बहुत ज़्यादा करती थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा था। और जब से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर समाज को लेकर। जैसे ढाबे पे बैठे हुए हैं, कहीं दो लोग झगड़ रहे हैं तो मैं कूद के जाके उनके बगल में जाके खड़े होकर लड़ाई देखती रहती थी, सब कुछ करती थी। इसमें पिता का बहुत बड़ा योगदान है। पिता ने मुझे कभी रोका नहीं, टोका नहीं, जीने दिया। तो पिता की और उनके बहुत सारे दोस्त, वकील दोस्त उनके बहुत सारे थे, तो वो उनसे कहते थे कि दादा, अच्छे वकील गंज वासुदा के, तो वो कहते थे दादा आपकी लड़की बहुत होशियार, बहुत अच्छी बहस कर लेती, उसको एलएलबी कराओ। तो पिता को भी लगा कि मैं बीए के बाद अब मैं क्या करूं। और उन्हीं दोनों हमारे एक रिलेशन में थे, भाई साहब थे, दूर के रिश्ते से लगते थे, उनका जज में सिलेक्शन हुआ था। तो पिता को लगा कि आप भी एलएलबी कर लो। और मुझे चूँकि सविता भार्गव मैडम से वो था तो मैंने कहा हम तो एमए करेंगे, हिंदी में एमए करेंगे, ये कहा। और फिर एक कारण और भी था गंज वासुदा में एलएलबी नहीं करने का कारण, कि गंज वासुदा में उस समय 3 कॉलेज थे। एक था एसजीएस कॉलेज, संजय गांधी स्मृति कॉलेज, एक था गर्ल्स कॉलेज। तो एसजीएस कॉलेज की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, गर्ल्स की थी, और एक था एलबीएस कॉलेज। तो एलबीएस कॉलेज की अच्छी वो नहीं थी उस समय, उस ज़माने में बहुत नकल होती थी वहाँ पर। तो बोला अच्छा एलबीएस किस से पढ़े हो? तो एलएलबी जो थी वो एलबीएस कॉलेज में ही थी। तो लगता था कि नहीं मन था, वकील बनने का मन नहीं था। लेकिन आपने गंज वासुदा छोड़ दिया और एमए करने के लिए आप भोपाल चली आई, विदिशा चली आई। तो इस बीच मतलब घर वाले उस पर राज़ी थे कि आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएं, और जब नौकरी लगी तो आप भोपाल ही चली आई। तो जाहिर सी बात है कि परिवार छोड़कर नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना आसान नहीं रहा होगा, ना आपके लिए और ना परिवार के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट
आप कर रही थी हर लिहाज से, जैसा कस्बे के नोट में पढ़ाई में आता है। उस समय तो मुझे संसार में सबसे ज़्यादा क्रूरतम अगर कोई चीज़ लगती है तो वो लगती है बेटी की विदाई। ठीक है ना, बेटी की विदाई मतलब शादी करके उसको ससुराल भेज देना। बड़ा मुझे अभी भी, मैं कई बार सोचती हूँ कि सबसे पहले कौन सी बेटी संसार में विदा हुई होगी, कौन से पिता ने अपनी बेटी को अपने ही घर से बाहर भेजा होगा। तो लड़कियां तो घर से जानी थी, बाकी मेरे से जो 5 बड़ी बहनें थी उनकी शादियां हो गई थी, और मुझे लगा कि नहीं मैं तो नौकरी करूँगी, और मुझे नहीं मतलब वो है इंटरेस्ट है कि मेरी शादी हो। तो उसमें ये हुआ कि सविता भार्गव मैम चूँकि हमारे घर आती थी तो माँ से भी उनके संबंध थे, पिताजी से भी थे। तो बीए फाइनल की तैयारी कराने ही मैडम मुझे अपने घर ले आई सविता भार्गव मैम कि चलो तुम बीए, अभी छुट्टियाँ भी लग रही हैं और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो तुम हमारे यहाँ चलो विदिशा, और विदिशा में रहकर ही अपन पढ़ाई करेंगे। तो सविता मैम के साथ मैं विदिशा आना जाना मेरा उसी समय से, मतलब पूरी तरह घर छोड़ने से पहले उनके साथ मेरा चल रहा था आना जाना। फिर मैडम ने कहा कि अब तुम विदिशा से ही एमए कर लो, तो उन्होंने भी पिताजी भी से भी कहा। तो बाकी लोग तो नहीं तैयार थे इतने ज़्यादा। अब बाकी लोगों में हमारे घर में कौन बचेगा, हम तो, भाई हमारा बहुत छोटा था, माँ थी, पिता थे और हम बहनें थी। तो अब बट नेचुरल है, जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, बहनों के पति हैं, आपने लिखा ना, माँ को पता चला, मैं एकदम सुन्न रह गई कि अभी घर जा छोड़ के जा रही है। तो पिता का सपोर्ट रहा मुझे, और पिता ने कहा कि नहीं जाओ। लेकिन बस पिता ने मुझसे एक बहुत अच्छी शर्त रखी जो मैं आप मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देती हूँ। मैंने कहा हमको तो नौकरी करनी है और हम तो पढ़ेंगे, तुम खुद ही तो कहते थे लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और बहुत बुरी स्थिति हो गई थी मेरी भी, मतलब मैंने भी, मतलब मेरा शहर छूटा तो आप मतलब सोच नहीं सकते कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। इतना मतलब छोड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अपने गंजवासुदा से इतना प्रेम था। आज भी अगर कोई भी न्यूज़ में या अखबार में गंजवासुदा लिखा में दिख जाती है, मैं अभी भी झंझनाहट हो जाती है। तो मैं सोचती हूँ काश समाज इतना डेवलप हो जाए, किसी को किसी जगह दूसरी जगह ना जाना पड़े। लेकिन विस्थापन के भी 2 तरीके का होता है ना, कि विस्थापन कई बार ऊर्जा भी देता है, कई बार आपके जीवन को संवारता भी है। विस्थापन हमेशा विस्थापन विध्वंस ही नहीं करता है, लेकिन एक विस्थापन जो इस तरह से विस्थापन जो होते हैं, तो उसमें तो पिता से मैंने कहा हमको वापस मत बुलाना, हम तो मैडम क्या रह गए एमए कर रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे और हम तो नौकरी करेंगे। तो बोले बेटा तुम कुछ भी करो, हम तुमको वापस नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त। क्या शर्त है? तो बोले भाई तुम किसी दूसरी जात में शादी मत कर लेना, किसी गलत काम में मत पड़ जाना। तो मैं गलत काम मतलब, बोले मैंने कहा अरे कक्का हम नहीं करेंगे, हमें तो नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, हम किसी से प्रेम भी नहीं करेंगे, किसी से शादी भी नहीं करेंगे, जो भी अगर कुछ ऐसा होगा तो हम पहले तुमको बताएंगे। तो ये पिता और मेरे बीच की बात हुई। पिता को बड़ा मतलब, चूँकि पिता के ऊपर बहुत प्रेशर था, लोग कह रहे थे अब तो आपने लड़की को भेज दिया, पता नहीं क्या करेगी। वो तो बड़ा वैसा अजीब सा समाज था। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आज पिता जीवित होते, जिन लोगों ने पिता को इतना कष्ट दिया कि लड़कियों को पढ़ा रहा है ये आदमी, उसके जीवन को जीना दूभर कर दिया, उसको इतने ताने दिए, इतना उनकी पीठ पीछे गंदा गंदा बोला, वही लोग आज अपनी लड़कियों को खूब ठाठ से कॉलेज में पढ़ा रहे। बाद में उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बदल लिया पिता ने खुद को, कि अगर भाई आप ऐसे कुछ आप कर भी रहे हो, चलो भाई समय का तकाजा है, समय ख़राब हो गया, आपको प्रेम हो भी गया किसी से, तो बाबा प्रेम कर लो, लेकिन पहले नौकरी कर लो फिर शादी करना। तो बाद में बदल गए थे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नौकरी करो पहले, उसके बाद तुमको जिससे शादी करनी कर लो, हमको कोई नहीं कि रघुवंशी हो कि कोई कास्ट हो। बाद में फिर मान गए। बाद में मान गए। वो मैं कह रही हूँ ना, वो समझते थे, वो कहते थे कि अब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, समय बदल गया भाई, लेकिन फिर भी जो भी करना करो, लेकिन पहले पढ़ लिख जाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर तुमको जो समझ में आए वो तुम करो। 2-3 बार रघुवंशी समाज का आपने जिक्र किया। आज के समय के हिसाब से लूँ तो रघुवंशी समाज मतलब एक प्राइड वाली शुरू से ही है, पहले से ही, हमारे समय में भी था। अब ज़्यादा जो समाज मतलब इस समय माहौल है अभी देश का, नहीं मैं बता देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, खुल के बता देती हूँ। पहले तो लोग समझते नहीं थे रघुवंशी कौन होते हैं। हाँ ठीक है ना। तो जो रघुवंशी जो समाज था, हमको खुद को नहीं मालूम हम कहाँ से आए। लोग कहते राजस्थान से आए, कहाँ से। कई लोग मुझसे पूछते हैं रघुवंशी कौन होते हैं, मैं भाई मुझे नहीं मालूम कि राजपूत होते हैं कि क्या होते हैं, है ना। इस पर भी एक कोई बहस हो सकती है, जो कि मुझे नहीं मालूम कि रघुवंशी कौन होते हैं। फिर बोलते राजा राम के वंशज होते हैं, ये भी नहीं मालूम। तो रघुवंशी समाज जो है वो खेतिहर समाज रहा है शुरू से। उनके पास काफ़ी खेती थी और एजुकेशन ना के बराबर रही है पहले। अभी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, 1960, 70, 80, 90 की बात कर रही हूँ। 90 के बाद की नहीं, 90 के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। तो रघुवंशी समाज जब और दूसरे लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो रघुवंशी समाज पढ़ाई पर फोकस नहीं था और बहुत ज़्यादा ज़मीनें उन लोगों के पास थी। हमारे पास भी थी, लेकिन हम तो बिना ज़मीन के थे, क्योंकि दादाजी की ज़मीन 150 बीघे चली गई थी। हम तो पिता तो बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे, बिना ज़मीन के थे। बड़ा आश्चर्य की बात थी कि रघुवंशी, एक तो माँ को जीवन भर इसका दुख भी रहा कि अपने पास ज़मीन नहीं है, क्योंकि आसपास सबके पास बहुत ज़मीनें थी और हम लोग बिना ज़मीन के लोग थे। तो रघुवंशियों में एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके परिवार बढ़ते गए। तो जैसे मान के चलो
किसी के पास अगर 500 बीघे ज़मीन भी है तो उसके 5 लड़के, तो 5 लड़कों में 100 बीघे ज़मीन हो गई। फिर 5 लड़कों के भी 5 लड़के, तो होते 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 10 15 बीघे ज़मीन लड़कों के हिस्से में आने लगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक आर्मी में थे रघुवंशी, इंदौर दूरदर्शन में मेरे साथ थे, तो वो इंदौर में ड्यूटी अफसर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि रघुवंशी चक्कर क्या है, अपने यहाँ कास्ट में लड़कियाँ एकदम झटके से इतनी कैसे लोग पढ़ाने लगे, लड़कों को भी लड़कियों को भी चाहते थे, लड़की इंजीनियर दिख रही, डॉक्टर दिख रही, लड़के भी दिख रहे। तो उन्होंने बोला ना पढ़ाते तो क्या करते, ज़मीनें बची नहीं। तो वो एक फिर कारण रहा कि वो ऐसे शिफ्ट हुए। तो रघुवंशियों का ये रघुवंशियों का मतलब एक पूरा हिस्ट्री रहा है। अभी भी रघुवंशियों के यहाँ बहुत ज़मीनें हैं। ज़्यादातर रघुवंशी आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले मिलेंगे और बड़े पावरफुल मिलेंगे, क्योंकि उनके पास एक ही शौक़ रहा है। इसमें उपन्यास में भी जिक्र किया कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर मंडी अध्यक्ष बन जाओ, सरपंच जनपद अध्यक्ष बने, फिर मंडी अध्यक्ष बनो, फिर मानो पड़ा विधायक का चुनाव और फिर मानो मंत्री, दी एंड। जब किसी रघुवंशी के पास ज़मीन नहीं है और वो ढाबा चला रहे हैं, तब तो उस समाज के भीतर भी मतलब पायदान बन जाएंगे। बनते हैं, नेचुरल, क्यों नहीं बनेंगे। और बने ही होंगे, बने लेकिन पिता ने तोड़ा। क्योंकि पिता ने पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आता, मैं खुद अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या व्यक्तित्व रहा होगा, क्या इंसान रहा होगा जिसके पास ज़मीन नहीं, जो इतने करोड़पति लोगों के बीच में, मतलब ज़मीन के हिसाब से, बिजनेसमैन नहीं, करोड़पति, उठना बैठना, सारे जो रघुवंशी समाज जितने भी जो बड़े लोग थे जिनके पास 2-2 हज़ार बीघे ज़मीन थी, वो हमारे पिता के दोस्त थे। सोचिए आप, वो हमारे ढाबे पे आकर बैठते थे। तो जो अभी आपने पहले बात छिड़ी ना कि ढाबे पे हर तरीके के लोग आते हैं, तो ढाबे पर इस तरीके के लोग आते थे। पिता की अपनी एक तखत थी और तखत पे बैठ के पंचायत जमती थी। तो वकील भी उनके दोस्त थे। और कॉन्वेंट स्कूल की जो सिस्टर थी, प्रिंसिपल सिस्टर, वो बस का इंतजार करती थी, तो वो हमारी दुकान ढाबे पे आके खड़ी हो जाती। बड़ी अच्छी उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, जो पूरा ढाबा जो है ना, पूरे गंज वासुदा और आसपास के गाँवों का एक केंद्र बिंदु था, सेंट्रल पॉइंट है जिसको कह सकते हैं, एक केंद्र बिंदु था। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इनमें से कुछ चीज़ें सालती रही और वो आपकी कविताओं में आती रही, हर चीज़ सालती रही। ढाबा मुझे आज भी इतना सालता, अभी भी अगर आप मुझसे पूछें आपकी इच्छा क्या, तो मुझे अभी भी कई बार लगता है मैं ये पूरी दुनिया जो मेरी बन गई है सब कुछ छोड़ के ढाबा खोल लूँ। 1992 में पहली बार आपकी कविताएं छपती हैं वर्तमान साहित्य में जी। पानदान संभवतः पानदान छपती है, पानदान और पेड़ों के करीब, 2 पेड़ों के करीब। उसके बाद आपका पहला संग्रह आता है ना। उसके बाद पानदान कविता जो छपी है कि पहली पगार मैं खरीदूंगी पिता के लिए एक पानदान, छोटा सा वो कविता है। उसके बाद मंगलेश जी ने मुझे जनसत्ता में छापा और 3 कविताएं मंगलेश जी ने, पिता की पीठ और मैं आऊँगी, और एक और कविता मुझे नहीं है। ऐसे 3 कविताएं। तो मंगलेश जी ने मुझे बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से, ऐसे ढंग से कविताएं, बहुत अच्छी कविता है, मंगलेश जी ने छापा, बहुत अच्छी कविता है। और पहला जब आपका संग्रह आया उसमें ये पूरा का पूरा जो घर परिवार था जी, वो पूरा उसमें सिमट के आ जाता है। मतलब आप पूरे अपने ही घर की संवेदनाओं को उजागर भी कर रही हैं और उस पर सवाल भी खड़े कर रही हैं कई कई जगह पर। पानदान, सिंदूर, इसमें सारी कविताएं हैं। टेलीफोन पर पिता की आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत चर्चित हुई। उसके अभी भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर वीडियोस बन रहे होते हैं, लोग उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और सबको जो पिता की थरथराती आवाज़ आती है उस थरथराहट को मेरे ख्याल से सब लोग महसूस करते हैं। ये सारी कविताएं लिखने के पीछे क्या वजह रही कि आप ये जो आत्मकथात्मक कविताएं होती हैं, आप इसको समाज के सामने लाना चाह रही थी या कहने के लिए कोई नहीं था आपके पास, तो आपको चाहिए था कि मैं ये सब चीज़ें कहीं उतार दूँ? देखिए, जितना जो आप जो कुछ कह रहे हैं ऐसा तो उस समय कोई सोचा ही नहीं मैंने, है ना। वो जो उम्र थी, ये 97 में संग्रह आया, लेकिन मान के चलिए अपन मैंने 92 से लिखना कविताएं शुरू की। उसके पहले 2-4 कविताएं इसी में, वो प्रतिफलन और मैं आऊँगी, और गंज वासुदा में मैंने एक कविता लिखी थी, अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में सोचना, बसंत की सूचना जो कविता है, वो ऐसे 4-5 कविताएं गंज वासुदा की हैं। उसके बाद मैं 2 साल विदिशा रही, फिर मैं भोपाल आ गई, तो वो मैं काफ़ी अप डाउन भी उस समय ट्रेन से किया। तो ये जो कसक थी, जो घर परिवार छूट गया, अपना जो शहर छूट गया, वो कसक बन के कविताओं में आया। उस समय ये नहीं सोचा कि समाज को दिखाना है कि कविता ऐसी होती है, कि कविता वैसी होती है, कि मुझे तो ऐसी कविता लिखनी है, कि ऐसा कुछ सोच के नहीं हुआ। बहुत सहज ढंग से, जैसे कि टेलीफोन पर पिता की आवाज़ की आपने बात की, तो उस समय तो फ़ोन होते नहीं थे। STD PCO से मैंने एक बार पिता को फ़ोन लगाया, ये 92 की बात है, 91-92 की बात है। तो मैं भोपाल में थी, वो बहुत दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी। तो न्यू मार्केट से एक STD PCO से मैंने पिता को फ़ोन लगाया, तो ना वो भी बगल के दुकान वाले के लगाए पिता के। हमारे घर में तो टेलीफोन भी नहीं था कि हमारे पिताजी को बुला दो, हम दोबारा से लगाएंगे।
तो फिर मैंने जो पिता का जो व्यक्तित्व जो मेरे बचपन से जो देखा था, बड़ा दबंग व्यक्तित्व था, जोरदार था, तो बड़ी कर्कश आवाज़ थी और बोलते थे तो लगता था कि हाँ यार कोई बोल रहा है। तो जब मैंने पिता की आवाज़ टेलीफोन पर सुनी ना, तो वो भी मतलब मैं हिल गई कि अरे यार मेरे पिताजी कैसे हो गए। जैसे जब मैंने पिताजी को पहली बार, जब नौकरी करने के बाद मैं गंज वासुदा गई, 2004-5 की बात, 4 के पहले की बात होगी, तो एकदम से मैंने देखा पिता झटक गए। तो मैं तो स्वीकार ही नहीं कर पाई कि पिता भी बूढ़े हो सकते हैं, पिता बूढ़े हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा मतलब लगा कि अरे यार पिता बूढ़े हो रहे हैं। फिर लगा कि मेरे साथ मेरे दोस्त गए हैं तो पिता उनसे हाथ जोड़ कर नमस्ते कर रहे हैं। यार कक्का ऐसे क्यों हाथ जोड़ते हो तुम, हर किसी के हाथ जोड़ने लगे आजकल। तो वो स्वीकार करना और ये फीलिंग्स जो होती है ना, तो वो फिर उसमें कुछ नहीं होता ना, वो तो सहज ढंग से आई और लिख दी। और इसी सहजता से आई होगी अभाव कविता। अभाव कविता भी, क्योंकि अभाव को अगर आप पढ़ें तो आज भी मतलब हम भी कई बार ऐसा होता है कि उन दुकानों में नहीं जा पाते और हम विंडो शॉपिंग करके चले आते हैं वापस कि हम कुछ चीज़ें को खरीदेंगे। लेकिन उस दौर में जब आप थी तब तो और ज़्यादा इस चीज़ को रहा होगा। और अंत तक आते आते आप लिखती है, खाली जेबों में हाथ डाले हर रोज़ जाती हूँ बाज़ार और घंटों करती रहती हूँ विंडो शॉपिंग। एक बार में आई हुई कविता थी या फिर नहीं? घर निकासी की सारी कविताएं एक बार में आई हुई कविताएं। हाँ, हंडा भी पे आपको भारत भूषण मिला। इसकी अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन होती है नीलेश जी, हंडा कविता की। कोई स्त्री विमर्श के हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, कोई कहता है कि कभी अनाज से तो कभी पानी से वो भरता है और खरीदता है, खाली होता है। इसी तरीके से स्त्रियों के भीतर सपने कभी भरते हैं, कभी खाली होते हैं। कई लोग किसी और तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप जब लिख रही थी तब इसको किस तरह से लिखा गया था या क्या आपके भीतर चल रहा था हंडा कविता? हंडा कविता की जो इसके पीछे की जो मूल कहानी बता देती हूँ। हाँ। सविता भार्गव मैम जो है ना, मैं मैडम बोलूँगी तो आप समझ लीजिएगा। हाँ, सविता भार्गव, ठीक है। मैडम की सास का हंडा है ये जो हंडा है मैडम की सास का हंडा है। तो वो जो उनके मैडम के जो पति हैं देवेंद्र जी, आज ही बोलते थे उनको, देवेंद्र भार्गव। तो उनकी जब माँ नहीं रही तो वो अपने घर गए, तो 13वीं के बाद वो अपने घर से अपनी माँ का वो हंडा लेके आ गए और वो मैडम के घर पे हंडा आ गया। तो मैडम ने फिर वो उन्होंने उनके मैडम के पति ने हमको बताया कि हंडा हमारी उनकी माँ दहेज में लाई थी वो हंडा। तो हम लोग उसमें कभी पानी भर देते थे, उनके घर में भी ऐसे होता था, कभी हम अनाज भर देते थे। तो वो जब वो बार बार जब मुझे हंडा दिखता था तो मुझे लगता था वो जिया जी की माँ इसके अंदर है, इसको लेके आई होंगी। तो फिर एक इमेजिनेशन हुआ कि यार बैलगाड़ी से आई होंगी। तो वो उसके पीछे की कहानी है। अच्छा, जब घर निकासी कविताएं आप लिख रही थी, ये पूरी एक ही जोन में लिखी हुई कविताएं हैं एक तरीके से आप देखें तो। जैसे उस घर से बाहर निकल के भी आप बाहर नहीं निकली, उस तरह की इसमें सारी कविताएं एक ही ऑनरा में, एक ही जोन में लिखी हुई। जब इसमें छोटे छोटे ब्यौरे आप देती हैं किसी भी कविता में, तो क्या कोई सीमा होती है कि मुझे यहीं तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना, वरना वो चीज़ें भी खुल जाएंगी जो मैं शायद दिखाना नहीं चाहती हूँ? ये अब सोचने लगी हूँ, तब नहीं सोचती थी। अब जाके ज़रूर अगर मैं कोई नया लिख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है। मैंने पहले ही कहा घर निकासी कविताओं में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, एक मैं बता देती हूँ कि राजेश जोशी ने काफ़ी मुझे, जब 91-92 में जब मैं भोपाल आ गई, मैंने विदिशा रही 2 साल तक। तो विदिशा में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह सर के जैन कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाया मैडम ने मुझे। तो मैडम ने मुझे बीए सेकेंड ईयर फाइनल और एमए में भी मैडम मुझे घर पे पढ़ाती थी, लेकिन सर मुझे वहाँ कॉलेज में विजय बहादुर सिंह सर पढ़ाते थे। और सर का घर और मैडम का घर बिल्कुल मतलब बहुत पास था, थोड़ी सी दूरी पर था। तो विदिशा रही 2 साल, तो वहाँ विदिशा में रही तो बाबा नागार्जुन, शलभ श्री राम सिंह, अदम गोंडवी, शील जी, कैप भोपाली, इन लोगों को सबको मैं देखती सुनती रहती थी। फिर 91 में एमफिल करने में भोपाल आ गई। तो जब भोपाल में आ गए तो भोपाल का साहित्यिक समाज जो कि अभी भी समृद्ध है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, गोल्डन एरा था उस समय वो। तो बहुत सारे लेखक थे उसमें, राजेश जोशी, मंजू रहते श्याम, ज्ञान चतुर्वेदी भी हैं, नवीन सागर, विनय दुबे, भगवत रावत, रमेश शाह, ज्योत्सना जी, कमला प्रसाद जी। तो इन सबको मैं देखती समझती रहती थी। तो कविताओं पर कैसे काम करा जाए, कविताओं पर कैसे सोचा जाए, मुझे थोड़ा सा राजेश जोशी जी ने बहुत ज़्यादा सिखाया। इसी वजह से ऐसा होता है कि पहले कविता संग्रह में कस्बाई कविताएं ज़्यादा हैं, दूसरे कविता संग्रह में शहरी मध्य वर्ग ज़्यादा आता है, तीसरे में आते आते प्रेम ज़्यादा आ जाता है। नहीं, इसमें तो मुझे जो मेरी खुद की कविताओं के बारे में, अगर मुझे अरविंदाक्शन जी का एक लेख है जो उन्होंने लिखा है, केरल से कोई किताब निकली है, तो उसको पढ़ के मुझे अपनी कविता की थ्योरी समझ में आई। अरविंदाक्शन जी को पढ़ के उन्होंने कहा कि नीलेश रघुवंशी के लिए घर निकासी में घर था। हाँ।
फिर वो आगे बढ़ती गई तो पूरी दुनिया ही उन्हें अपनी घर लगने लगी। और कवि को या एक मनुष्य को अपनी संवेदनाओं को निरंतर विकसित भी करना चाहिए, खुद को मांझना भी चाहिए। अच्छा, जब आप कविताएं लिख रही थी, घर निकासी कविताएं हो या बाकी कविताएं हो, ढाबे पर एक पूरा का पूरा कविताएं आपकी हैं, ऐसा क्यों लगा होगा आपको कि जो चीज़ें मैं घर निकासी में या बाकी कविताओं में सब जगह लिख चुकी हूँ उसको मुझे और विस्तार देना चाहिए और एक कस्बे के नोट के तौर पर आना चाहिए, क्योंकि उसी के छोटे छोटे अंश अगर आप देखें तो आपको कविताओं में मिल जाएंगे और वही कविताओं को अगर आप विस्तारित करके जानना चाहें तो कस्बे के नोट में चले जाएं। लोकल वही है। हाँ, तो वो रेपिटेशन लगा नहीं था कि रिपीट होगा, या फिर क्यों लगा कि इसका और विस्तार मुझे करना चाहिए? नहीं, उपन्यास लिखने का तो देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उपन्यास लिखूंगी। ये बात होगी 2000 के आसपास की, नहीं 98-99 की बात होगी। तो मैं पिता बूढ़े भी हो रहे थे, बोले को तो नहीं जिद्दी भी थे कि लड़कियों को नौकरी, एक ही टेढ़ थी, लड़कियों को नौकरी करनी चाहिए। तो जो लड़कियां हैं, लड़कियों को प्रेम करना है और शादी करनी है, और उनकी जिद है कि हम तो प्रेम करेंगे, शादी करेंगे, और पिता की जिद है कि नहीं भाई पहले तो नौकरी कर लो। तो मैंने सोचा क्या कैरेक्टर है, इस पर तो एक उपन्यास लिखना चाहिए। ऐसा करके मेरे ख्याल में पिता की बात सुन के मैंने कहा यार ये आदमी अपने आप को पता सुनते ही नहीं किसी की। भाई लड़कियां तो जिस समाज में उनकी तो सब सहेलियों की शादी हो रही, तो उन्हें तो ख्वाब देख रहे हैं कि हम तो शादी करेंगे, और वो कह रहे नहीं तुम नौकरी करो। तो वहाँ मुझे लगा, तो वो जो 17 साल की लड़की जो कविता है वो घर निकासी में है, और वो एक कस्बे के नोट्स में भी है कि लड़कियां हमेशा अपना सुख दूसरों में तलाश रही थी कि हमारी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे एक घोड़े पे सवार एक राजकुमार आएगा, जबकि सचमुच में तो राजकुमार नहीं आएगा। जिस आर्थिक हैसियत के आप हैं या जो आपका बैकग्राउंड है, आपको उसी बैकग्राउंड का आदमी मिलेगा ना, वो आपके सपने तो पूरे नहीं करेगा। लेकिन लड़कियां देखती हैं सपने, आज भी देखती हैं। देखिए मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं कि घर निकासी का समाज हो चाहे एक कस्बे के नोट्स का समाज अभी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया बदल गई हो, दुनिया में सब चाक चौबंद हो गए हैं, सबके पास बहुत अच्छा सब कुछ है। ये अधिसंख्य समाज आज भी वही जीवन जी रहा है। शहर से 10 किलोमीटर में भी आप देखेंगे तो वो जीवन लगातार, और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर ये है ना कि उनको तो वो अपना सुख दूसरों में तलाशती हैं, और पिता का था कि नहीं अपने सपने, अपना सुख खुद में तलाशो और खुद से बढ़ो। लेकिन आसान तो नहीं होता ना, पढ़ना भी आसान नहीं होता, नौकरी लगना भी आसान नहीं होता। तो पिता के पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं पता था पिता को कि नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन सा वो होगा, पढ़ाई करो, नौकरी करो। तो वो एक कस्बे के नोट्स लिखते हुए आपके सामने पूरा का पूरा अपना जीवन था। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है उसमें। जब सेंटिमेंट्स ज़्यादा होते हैं और आपका पूरा जीवन आपके सामने है, तो वो सेंटिमेंट्स, वो भावनाएं, वो तमाम चीज़ें, वो आपके लिए सहूलियत बन रही थी या फिर वो लेखन में बाधा पैदा कर रही होंगी? डिपेंड करता है, निर्भर करता है, स्थितियों पर निर्भर करता है। जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें अपने आप लेखन को भी मांझना होता है। उसके कई, एक कस्बे के नोट्स तो मैंने 7-8 ड्राफ्ट में कंप्लीट हो पाया मेरा। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास जब मैंने लिखना शुरू किया तो पहले एक रजिस्टर में लिख दिया, फिर जब इसको मैंने थोड़ा सा किया तो विष्णु खरेजी ने इसको बोला कि सर बड़ा संकोच करते करते मैंने कुछ लिखा है तो मैं आपको भेज दूँ क्या? तो फिर विष्णु जी ने कहा अच्छा ठीक है भेजो। तो एक कस्बे के नोट्स नाम विष्णु जी का ही दिया हुआ है, ये जो शीर्षक है उपन्यास का विष्णु खरेजी का दिया हुआ है। तो जब उसको पढ़ा तो विष्णु जी ने मुझे बहुत डांटा, बोले ये बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन तुम इस पर काम करो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं काम करूँगी, 2 साल हो गए मुझे, मैं तो कविता नहीं लिख पाई हूँ जब से। तो जब एक कस्बे के नोट्स लिख रही थी तो मैं कविताएं मतलब साध ही नहीं पा रही थी मैं कि उपन्यास भी लिख सकते हैं साथ साथ कविताएं भी लिख सकते हैं। बड़ा आश्चर्य होता था लोग एक साथ 2 जगह कैसे काम कर लेते हैं। तो विष्णु जी ने मुझसे कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा, तुम इस पर काम करो। मैंने नहीं सर मैं तो इसको ऐसे ही छपा लेती। बोले तुम ऐसा छपाना नहीं, मैं छपाने नहीं दूंगा इसको। मेरी बहुत ज़्यादा उनसे वो हुई। तो वो जब ज़्यादा भावनाएं जब आती हैं तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। काम तो राइटिंग कोई एकदम सौदा स्फूर्त तो है नहीं। घर निकासी कविताएं तो बहुत यंग में थी, वो बहुत एकदम बिल्कुल घर परिवार शहर सब छोड़ के बहुत स्ट्रगल था, तो वो फूट गई सीधे सीधे। लेकिन अब तो वो स्थिति नहीं है ना। तो उपन्यास हो चाहे कविता हो वो काम तो मांगती है। और कई बार एक देखिए उसका वो इसकी भी कोई एक डेफिनेशन हम नहीं कह सकते अंजुम। कई बार कविता एकदम बिल्कुल प्योर कविता आ जाती है 4 लाइन की 6 लाइन की, आपको कुछ काम नहीं करना हो तो बड़ा मजा आता है कि बन गई यार एकदम आ गई। और कई बार कविता बड़ी बीच में यहाँ गलत यहाँ फंस जाती है। उपन्यास में भी यही है, कोई चीज़ फंस गई तो फंस गई, अब आपको उसको काम करना है। तो मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, चूँकि मैं ना एकदम को जीवन अनुभव से एकदम रॉ मटेरियल उठाती हूँ और मुझे वो क्लिक करता है। तो जब मैं उस पर काम करती हूँ उसको झोंका तो देंगे तो विवरण लगेगा, एकदम कोरा यथार्थ लगेगा।
तो उसको वो कविता भी बन जाए, लेकिन वो कविता भी ऐसा ना बने कि उसका जो अनगढ़पन है और उसके जो एक यथार्थ या रियलिस्टिकनेस जो कहेंगे हम, नहीं कि तो कर्रापन उसका जो है, मीठापन भी, खारापन भी, जो जीवन से आपने जो एक बिंब उठाया उससे उसकी वो जो नेचुरलिटी है, वो उसकी प्राकृतिक चीज़ उससे ना ख़त्म हो और वो कविता भी बन जाए, तो कई बार बहुत मेहनत करनी और इन सब के बीच कल्पना कहाँ पर होती है? कल्पना तो है, कल्पना के बिना कैसे होगा? कस्बे के नोट्स में तो लगता है कल्पना है ही नहीं, जैसे कैसे नहीं है कल्पना, बताइए मुझे। सब कुछ इतना यथार्थ लगता है। तो यही तो खासियत है, यही तो खासियत है ना, यही तो खासियत है। शमशुर रहमान फारूकी यही तो कहते हैं कि यथार्थ को आप ऐसे लिखिए कि आपको लगे कि यार ये तो हुई, ये तो कल्पना है, ऐसा कहीं होता है क्या? और कल्पना को ऐसे लिखिए कि लगे हाँ ये सच है। तो यही तो कमाल है, और इसी की तो सारी जद्दोजहद है, और इसी के लिए तो मैं अभी भी 2-4 होती हूँ कि कल्पना और यथार्थ, मतलब खुद की कहानी ऐसे कहो लगे दूसरे की है, दूसरे की ऐसे कहो कि खुद की है। तो कल्पना और यथार्थ वही तो लेखक बड़ा होगा ना, जो दोनों को साध लेगा। शमशुर रहमान फारूकी जी ने मीर पर जब बोल रहे थे, भोपाल में उनका व्याख्यान था, मैंने सुना तो मैं बहुत, अरे उनकी तो कविता एक कई चांद थे सरे आसमां उपन्यास के अलावा जो मीर पर उन्होंने काम किया, मेरी कविता और उनका सौंदर्य शास्त्र, क्या गजब काम किया है फारूकी साहब ने। तो शमशुर रहमान फारूकी साहब ने कहा ना कि आप बड़ा लेखक वही है ना जो यथार्थ को ऐसे कहेगा कि वो कल्पना लगे, वो कल्पना को ऐसे कहेगा कि यथार्थ। मैं इसको पढ़ते हुए मैं सोच रहा था, मैंने कहा आप चाहती तो इसको आत्मकथा भी कह सकती थी, लेकिन आपने उसको उपन्यास नाम दिया, यानी सब कुछ उसमें यथार्थ नहीं होगा, कल्पना होगी कहीं ना कहीं। कल्पना कई जगह है, और कई ऐसा नहीं है कि वो पूरा मेरा जीवन है। मतलब आपके जीवन की चीज़ भी मैंने उठाई है और कही है, तो लोगों को लग रहा है वो मेरे जीवन की है ना। तो मुझे मतलब आत्मकथा कहीं से कहीं तक आत्मकथा कैसे? अच्छा, आपकी कविताओं में, आपके लेखन में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा क्यों आती है? चांद तो आता है, समझ में आता है, लेकिन जनरल बोगी, ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म्स, ये इतने ज़्यादा क्यों आते हैं? ट्रेन मुझे बहुत ज़्यादा खींचती है, इतना ज़्यादा मुझे खींचती है। और मैं जब भी ट्रेन को देखती हूँ किसी भी मौसम, जैसे मुझे बारिश बहुत पसंद है। हाँ, बारिश, झमाझम बारिश भी मुझे अच्छी लगेगी, टप 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 बारिश भी अच्छी लगेगी, बारिश होने वाली है वो एटमॉस्फेयर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे शाम हर तरीके की अच्छी लगती है, और मुझे वो शहर बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ शाम पूरी तरह गहरा जाती है। तो लगता है कि आप, मतलब वो कई शहर ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पे शाम आती है चली जाती है और एहसास ही नहीं होने देती। क्योंकि ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आपको ट्रेन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको साइकिल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एक में बहुत ज़्यादा गति है, एक में बहुत ज़्यादा गति है, एक की गति ठहराव के साथ आगे बढ़ती है, एक में ठहराव है ही नहीं, एक बुलेट की स्पीड से भी आगे बढ़ सकती है, और एक की अपनी निश्चित एक, लेकिन वो बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ती है तो लेकिन वो बीच में रुकती भी। ये ट्रेन की खासियत भी है। ट्रेन आपको गति पे सवार करती है लेकिन जीवन से दूर नहीं करती, उसकी गति में जीवन है। सवाल है जीवन का, जहाँ गति जीवन को कंट्रोल करने लगेगी वहाँ दिक्कत होगी। ट्रेन में अंदर जीवन होता है, ट्रेन के बाहर जीवन होता है। आप ट्रेन बहुत स्पीड से जा रही है तो उसकी खिड़की से आपको जीवन दिखता है, और इतने भांति भांति के लोग दिखते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित करते हैं ट्रेन का जो पूरा एकदम स्वरूप है ना, जनरल बोगी, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, सेकंड AC, थर्ड AC, भारतीय जीवन को पूरी तरीके से ट्रेन है ना प्रतिबिंबित करती है। जीवन भी हमारा ऐसे ही है ना। आप एक जगह लिखती है कि कविता का हाल कुछ कुछ तीसरे दर्जे की यात्रा जैसा है। यात्रा जैसा है कैसे? ऐसे जनरल बोगी में कभी आप यात्रा कीजिए, थर्ड क्लास में, वहाँ पे आप कितने लोग मिलेंगे। तो सेकंड AC में तो पूरा एलिट क्लास है, तो कवि और कविता लिखना एलिटनेस नहीं है। वो एक बृहत समाज को, पूरे समाज को अपने साथ लेके चलता है, और उस समाज में जो कवि का जो हाल है या कविता का जो हाल है वो जनरल बोगी में यात्रा कर रहे यात्री की तरह ही है। खड़े होने की जगह नहीं है, बैठना तो दूर की बात है, कितना स्ट्रगल है, कितना जोखिम है, एक दूसरे से कंधे चला रहे हैं, तो वो आपस में मतलब, और वो अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं बिना किसी नानुकुर के। तो मुझे कविता कहना, आज के समय में कविता तो मेरे जनरल बोगी में यात्रा कर रहे यात्री की तरह की स्थिति है समाज में कवि और कविता के। और आप एक जगह लिखती है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब जो दरवाज़ा खुलता है वो दरवाज़ा कविता का होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जब आपने कविता लिखने की शुरुआत की होगी तब आपके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे? हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने दूसरे अर्थ में बोला है। और वो भी आप अब मुझे रियलाइज़ कर रही हूँ आपकी इस बात से, बात सही। जब मैं सब तरफ से हार चुकी थी, निराशा भयानक मेरे अंदर थी, उदासी बहुत ज़्यादा थी, घर परिवार छूटा, पिता छूटे, शहर छूटा, स्ट्रगल हो रहा है, नौकरी की तलाश हो रही है, आप बेरोजगार हैं, आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। मैं बहुत बिना टिकट यात्रा की हूँ ट्रेन में। मेरी जब नौकरी लग गई उसके बाद मैंने टिकट खरीदना शुरू किया, उसके पहले तक तो उस समय लगता था ना आप किसकी शरण में जाएंगे। जब मनुष्य हर तरफ से पराजित हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है वो दो ही की शरण में जाता है, एक प्रकृति की शरण में जाता है और एक साहित्य और कलाओं की शरण में जाता है।
तो जब हम कविता कहते हैं मतलब साहित्य, तो जब मनुष्य हर तरफ से, जब आपकी तरफ सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब आप कहीं से कहते हैं ना चट्टान में कौपल फूटी, वो आपको एक उम्मीद देगी ना, तो उस ढंग से मुझे लगता है कि कविता ही, जब मनुष्य सब सारी तरफ से पूरे संसार में इतना विध्वंस, सारी जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उनका सब भयानक रूप से प्रहार मनुष्य पर करेंगे, तो मनुष्य कहाँ जाएगा। और इधर की कविताओं को नीलेश जी आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप ये भी लिखती हैं कि कविताएं अब आत्मालोचन की मांग कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं, कविताएं नहीं कर रही, कवि को आत्मालोचन करना चाहिए। इसमें आप मुक्तिबोध को याद कीजिए, मुक्तिबोध क्या कितना आपको आत्म संघर्ष मिलता है। नहीं, आप लिख रही है कि आज के समय में कविता कवि से आत्मालोचन की मांग कर रही है। तो कविता कवि से कह रही है कि आत्मालोचन करो। तो कैसे इस तरह की इधर की कविताओं को देख रही हैं, क्योंकि अगर आत्मालोचन कवि से मांग आप कर रही हैं, कवि से कि आत्मालोचन करें, तो जाहिर सी बात है कविता के सामने या कवि के सामने कुछ संकट होंगे, और उसी संकट को देखते हुए आप ऐसा कह भी रही हैं। नहीं, कवि के सामने संकट हजार तरीके के संकट है ना, कवि के सामने भी। इसी जो आप बता रहे हैं इसी में आता भी है ना कि कवि भी आखिर इसी धरती के प्राणी है, वो भी कई बार कैरियर की तलाश में रहता है। तो इसलिए कविता कवि से आत्मालोचन की मांग करती है कि आप दुनिया छान की बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने आप को भी मांझिए, आप खुद भी ठहरिए, आप सिर्फ दूसरों पर ही दोषारोपण मत कीजिए, आप पहले खुद के अंदर भी झांक कर देखिए। तो आत्मसंघर्ष और आत्मालोचना और खुद को तो मांझना होगा कवि को, और या लेखक को, या एक मनुष्य को भी हमें बार बार खुद को मांझना होता है। आखिरकार हैं तो हम भी मनुष्य, हमारा आसपास बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है, हमारे अंदर भी लालच भी आएगा, लोभ भी आएगा, हम भी कैरियरिज्म के भी तरफ भी जाएंगे, हम भी हजार समझौते करने का सोचेंगे, लेकिन उस एक क्षण में आपको फिर आत्मालोचना करनी होगी और आप फिर अपना रास्ता, सही रास्ते की तरफ जाएंगे। जरूर नहीं, हम मतलब ये संभव ही नहीं है कि एक इंसान जीवन भर एक सही रास्ते पे चलता रहे। अगर वो सही पे चलेगा भी तो ये तो संभव है ही कि कभी ना कभी उसके मन में विचार आया होगा कि मैं भी अपना रास्ता बदल लूँ। तो आपको अपने आप को मांझना है हर पल, अपने आप को परिष्कृत करना है, समाज को परिष्कृत करना है, दुनिया को परिष्कृत करने की सोचना है, अपनी राइटिंग, अपने लेखन को परिष्कृत करना है, मांझना है। तो उसमें आत्मसंघर्ष और आत्मालोचना की तो बात आई है। मुक्तिबोध कविता ये अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये वही आत्मालोचना है। नीलेश जी, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे आलोचक, बहुत सारे लोग आपकी कविताओं को साम्यवाद या श्रमिक वर्ग की जो चेतना होती है उससे जोड़ कर देखते हैं। जब आप लिख रही होती हैं तो क्या यही भावना, विचार चल रहे होते हैं या कुछ और मूल में होता है? नहीं, जब लिख रहे होते हैं, जैसे कोई भी क्षण कह लें या कोई भी स्थिति कह लें, जब कोई कविता कौंधी या कोई गद्य आया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कविता हो सकती है, गद्य हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, कहानी हो सकता है। एक तो लेखक का अपना कमिटमेंट होता है, लेखक की अपनी एक दृष्टि होती है जिसको वो अर्जित करता है, और मूलभूत राजनीति की बात यहाँ पर है। तो मेरे साथ या मुझ जैसों के साथ मूलभूत राजनीति के साथ ही हम पले बड़े, पैदा हुए और पले बड़े हैं। मूल राजनीति की बात कर रहे हैं, मूलभूत राजनीति, सबको सब कुछ चाहिए, है ना। किसी के पास इतना सारा है, किसी के पास इतना है, और किसी के पास इतना भी नहीं है, ये मूलभूत राजनीति है। तो एक समानता की बात मन में नेचुरल ढंग से उठती है, तब हमें नहीं पता होता कि साम्यवादी ऐसा कह रहा है। ये तो हम अनुभव से कह रहे हैं, जीवन अनुभव है, जो जीवन गुजार रहे हैं उससे है। जैसे स्कूल जाने का, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का सबको हक है, ठीक बात है। एक अच्छी कॉपी का, अच्छी किताब का, जितना आपके पास जो अच्छी कॉपी और अच्छा पेन है, वो मेरे पास भी अच्छी कॉपी अच्छा पेन होना चाहिए। आपके पास स्कूल जाने के लिए अच्छी बस है, तो मेरे पास भी बस होनी चाहिए, मेरे पास भी वैसी ड्रेस होनी चाहिए जैसी ड्रेस आपके पास है। ये मूलभूत राजनीति की बात होती है। जैसे खिलौने आपके पास है तो मेरा भी जी ललचाएगा कि जो अंजुम के पास जो खिलौना, वो खिलौना मेरे पास भी आ जाए। मैं भी अपने घर में जाके कहूँगी मुझे अंजुम जैसा खिलौना चाहिए, तो उस समय मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे माता पिता अंजुम जैसा खिलौना मुझे नहीं दिला सकते, लेकिन मैं तो अपने माता पिता से कहूँगी, या जो भी मेरे घर में बड़ा होगा उससे मैं कहूँगी। तो जब हमारी अपनी एक दृष्टि होती है जिसको लेखक अर्जित करता है, कई बार उसको स्वतः वो दृष्टि मिली होती है। तो जब भी हम जो आप साम्यवाद की, श्रमिकों की जो बात कर रहे हैं, तो वो आपका मेरे साथ होता है कि मैं वहीं मुड़ती हूँ बार बार। शहर से 10 किलोमीटर में भी मेरे पास 1000 रास्ते थे, शहर से 10 किलोमीटर लेकिन मैं तीसरे रास्ते की तरफ चली गई। किसानों का बार बार जिक्र आता है, किसानों को बार बार जिक्र आता है, उसमें भी संपन्न किसानों की बात और है। संपन्न किसान, मैं निर्धन किसान की बात कर रही हूँ। कि देखिए दुनिया है ना, 2 ध्रुव पर टिकी हुई है, निर्धनता और संपन्नता। 2 ही छोर हैं दुनिया में, एक संपन्नता है और एक निर्धनता है। और गति इतनी ज़्यादा है कि पलक झपकते नहीं है, एक दृश्य बदल जाता है।
तो जब कोई रचना हमारे पास पहली बार आती है तो कोई हम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं कि हम ये सामने बात कर रहे हैं, कि हम ये कह रहे हैं कि श्रमिक की हम बात कर रहे हैं। पहली बार में जब रचना आती है तो सिर्फ लेखक और रचना ही एक दूसरे के साथ होते हैं, उस समय पाठक भी नहीं होता। जब हम उस रचना पे काम करने लगते हैं तब अगर कई जगह फिर हमें कई बार ख्याल आता है तो फिर हम कई बार उसको यहाँ से वहाँ चीज़ों को करते हैं। अभी अभी आपने शहर से 10 किलोमीटर का जिक्र किया, आपका हालिया आया हुआ उपन्यास है। इसके नायक या क्या कहूँ साइकिल अगर आप देखें जी, तो वो साइकिल इसके बीच में है एक तरीके से, जिस तरीके से एक कस्बे के नोट्स में ढाबा केंद्र में है, इसमें साइकिल और साइकिल की ही दृष्टि है जिस पर सवार होकर आप सारी यात्रा लोगों को करवाती हैं। क्या इसका लिखने का जो सूत्र है, जो सिरा है, वो वहाँ से आया होगा जब आपके भाई ने साइकिल की दुकान खोली थी? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं इसको कस्बे के नोट्स के साथ जोड़ रहे हैं। वो बाद में मैंने भी देखा, वो बाद में मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा, मुझे भी लगा, मैंने कहा कि इसके सूत्र के यहाँ छिपे हुए थे। हाँ। अनजाने में, मैं कभी नहीं सोचा। हाँ। वो कहना कि भाई ने ढाबा छोड़ के साइकिल की दुकान खोल ली, वो मुझे खुद लगा। अंत तक आते आते वो होता है, तो मुझे लगा जहाँ वो अंत हो रहा है शायद यहाँ से ये कथा शुरू हो रही है अगली। वो ऐसा अनजाने में कोई इंसिडेंस कह सकते हैं उसको। तो फिर इसमें साइकिल इतना इम्पोर्टेंस आपने साइकिल को क्यों दी? साइकिल को इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लिया कि साइकिल ही तो है जो बहुत बगल की चीज़ आपको बहुत पास से चीज़ दिखाएगी। किसी भी चीज़ को देखिए, इस उपन्यास में इसका मैं एक सूत्र वाक्य आता है कि एक वो जो लकड़ी का गट्ठर लिए 2 लड़के और 3 लड़कियां और एक लड़का जा रहा है, तो वो एक वो कोमड़ी रखे हुए हैं, कौंडरी पे लकड़ी के गट्ठर हैं। तो वो एक साइकिल वाली वो जो इसका नैरेटर जो है वो एक बूढ़े दादा से पूछती है इसको कौंडरी कहते हैं, कौंडरा कहते हैं। तो वो कहता है कि इसके चक्कर में मत पड़ो, जो भी रखा वो उस पर गिरे नहीं। तो वो बोलता है कि दुनिया मोटर गाड़ियों में घूम रही हो, तुम साइकिल पे घूम रही हो। तो ये कौंडरी जो है वो साइकिल से ही दिखती है। तो साइकिल को इसलिए है, साइकिल के इसके केंद्र में इसलिए है कि साइकिल में गति है। ऐसा नहीं कि साइकिल में गति नहीं है, साइकिल ही पूरे 10 किलोमीटर की आपको परिधि कराती है। तो एक तरीके से गति का विलोम भी रचा है कि अगर हम कार से 10 किलोमीटर की यात्रा करेंगे या 2 व्हीलर से करेंगे, मोटर बाइक से करेंगे, स्कूटर से करेंगे, तो वो हमें वो चीज़ें नहीं दिख पाएंगी जो हमें साइकिल दिखाती है। तो साइकिल मनुष्य के अंदर पहला पहिया ईजाद किया हुआ जो है साइकिल, उसका एक रूप है। तो साइकिल इसलिए इसके केंद्र में और है। आप कहती हैं साइकिल सपनों का प्रतीक भी है। सपनों का प्रतीक इसलिए ना, बचपन में जब साइकिल, सबके पास साइकिल नहीं है बाबा। आज के मैं फिर लौटती हूँ कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में चारों ओर संपन्नता है। दुनिया में एक जगह संपन्नता है, कमोबेश बार बार हमारी निगाह वहीं जाती है और हम सोचते हैं सब संपन्न हो गए या सबके पास सब कुछ हो गया। कितने अमीरी गरीबी से परे ना फकीरी की दरकार है ना, कि संसार में सब एक साथ फकीर हो जाए। तो साइकिल सब सपनों की प्रतीक तो साइकिल है ना, सबके पास साइकिल कहाँ है। क्या आप इसको शहर से 10 किलोमीटर को पढ़ते हुए क्या इसको एक कस्बे के नोट्स का अगला भाग के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए? मैं तो कहूँगी नहीं, और अगर फिर मैं पाठक पे छोड़ दिया, मेरे बस की बात नहीं रही, मेरे पास से निकल गई किताब। अब मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इसमें हाय दैया भी है, इसमें सब कुछ है। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए नहीं कहूँगी कि अब पाठक जो कहेंगे वो मुझे सुनना है और उसको समझना है और स्वीकार करना है। क्योंकि इसके सूत्र आपको आपकी कविताओं में मिल जाते हैं। कविताओं में मिल जाते हैं, कविताओं से लिए हैं मैंने इसमें। मैं ईमानदारी से कहूँ तो जैसे कुछ कविताओं में जो इससे मैच कर रही थी, इसका नेचर और उनका नेचर एक जैसा था, तो मैं वहाँ से उठाकर यहाँ ले आई कुछ कविताओं को, जैसे हाय दैया, हाँ, या खुट जाए कहा। हाँ नीलेश जी, कई बार ऐसा होता है जैसे आप इस उपन्यास में शहर से कस्बे की ओर जा रही हैं, साइकिल से जा रही हैं और कस्बे से शहर की ओर वापस लौट रही हैं, तो इस आवाजाही में आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो नज़र है, वो अलग अलग चीज़ों पर पड़ेगी। ये कैसे चुनाव किया होगा आपने इस उपन्यास के दौरान कि मुझे कस्बे की पृष्ठभूमि दिखाने के लिए या कस्बे को दिखाने के लिए इस चीज़ को मैं चुनती हूँ और इस चीज़ को मैं छोड़ती चली जाऊँगी? हो सकता है शहर में भी आपको कुछ चीज़ें कस्बाई दिखी हों और हो सकता है कस्बे में भी शहर की कुछ चीज़ें दिखी हों, तो वो जो छोड़ना और पकड़ना है वो कैसे तय किया होगा? टसल कैसे चल रहा होगा, उससे कैसे पार पाई? मेरे साथ एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, जीवन में ही है, और कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए। ये अंतर्विरोध है मेरा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। तो जो शहर और गांव का जो है, आप जो बोल रहे हैं ना कि टसल होती होगी, आपस में भिड़ंत होती होगी कि मैं इसको चुनूं कि इसको चुनूं,
तो वो जीवन जो आकृष्ट मुझे जो करता है, वो मुझे कस्बाई जीवन और कस्बाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा आकृष्ट करते हैं। जैसे कि ट्रेन पे भी जाते हैं तो मुझे सेकंड एसी की बोगी के भी यात्री मुझे दिख रहे हैं, और लेकिन मुझे जनरल बोगी से जो यात्री उतर रहे होते हैं और जो मशक्क़त कर रहे होते हैं, या जो प्लेटफार्म पे आपने देखा होगा कि कहीं भी वो तौलिया बिछा के सो रहे होते हैं, या आसपास एक दूसरे को घेर के वो पूड़ी और अमिया का अचार और आलू की सब्जी खा रहे होते हैं, और वो औरतें बड़ी ऐसे थोड़ा सा घूंघट किए रहेंगी, आदमी भी थोड़ा सा आड़ किए रहेगा। तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खींचते हैं अपनी ओर। और मतलब कमोबेश होता ना कि जैसे मैं एक बहुत बड़े होटल में भी अगर जाऊंगी, या एयरपोर्ट कैसे आप समझ लीजिएगा ना, एयरपोर्ट से ज़्यादा संपन्न जगह तो मुझे लगता नहीं कोई दूसरी होगी। तो एयरपोर्ट में भी अगर मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो है, जो दूसरा सपोर्टिंग जो स्टाफ होता है, वो मैं मुझे ज़्यादा मतलब मैं सब चकाचौंध सब देखती रहती हूँ, काउंटर एसी वगैरह, और बड़े बड़े लगेज लोगों के, और लोगों के अच्छे कपड़े और सब कुछ, और मैं खुद भी वही कर रही होती हूँ। लेकिन मुझे वो जो हेल्पर वगैरह जो होते हैं, तो मैं थोड़ी देर बाद उनको देखते देखते, या अपन टॉयलेट में गए तो टॉयलेट की अपनी जो साज सज्जा से ज़्यादा मुझे वो जो टॉयलेट को क्लीन करने वाले होते हैं, वो मैं उनकी तरफ पता नहीं क्यों अचानक मैं वहाँ उनमें घुसती हूँ। यार इसकी कितनी तनख्वाह होगी, इसके घर में कितने लोग होंगे, कितनी थकी हुई लग रही है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये एक मेरे साथ शुरू से है, और मुझे पता नहीं क्यों वही लोग बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं, अक्सर करते हैं। मैं अनजाने में होता है कोई। फिर तो आपकी दोस्तियाँ भी ऐसे ही लोगों से दोस्तियाँ भी मेरी ऐसे ही लोगों से होती हैं। और मेरे साथ एक मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक बेचैनी, इसलिए जो आप ट्रेन जो बोल रहे थे ना, तो मुझे ट्रेन मुझे इसलिए आकृष्ट करती है कि मैं अपनी राइटिंग में भी जीवन को इसी तरह खींच पाऊँ पूरा, कि सब कुछ आ जाए। अभी एक ही साइड आ रहा है, मुझे लगता है कि सारे साइड आ जाने चाहिए, सब तरफ का जीवन आ जाना चाहिए, वो पूरा भारतीय समाज का जीवन मेरी लेखन में प्रतिबिंबित हो जाए, ये मेरी कोशिश है। लेकिन चांद तो पूरा नहीं आता है। चांद कभी पूरा होता भी नहीं है, चांद तो आधा भी होता है, और चांद कभी पूरा भी होता है। और चांद भी आपको उतना ही प्रिय है? चांद तो मुझे बहुत प्रिय है। मुझे 4 चीज़ें बहुत प्रिय हैं, चांद, शाम, ट्रेन और आवारगी। हाँ, आवारगी पर भी आपकी कविताएं भी हैं। मुझे 4 चीज़ें मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद है। चांद और शाम। ट्रेन की तो बात हो गई, शाम और आवारगी क्यों प्रिय है? शाम तो मुझे इतनी प्रिय है मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है वो जो क्षण होता है, जो शाम को मतलब पूरी तरह देखना, शाम ने आना शुरू किया और शाम जब पूरी तरह चली जाए, वो जो धुंधल का छाता है, वो जो 2 समय का जो बिछड़ने का जो समय होता है कि दिन जा रहा है और अब रात आएगी, और शाम उसके बीच में जो होती है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा। वो तो शाम और रात के मिलने का भी समय होता है। मिलने का भी समय होता है। आप दिन का बिछड़ रहा है, एक बिछड़ रहा है और एक मिल रहा है, तो मतलब शाम पूरी तरह गहरे आती हुई शाम, हर स्तर पर शाम मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बारिश और आवारगी। आवारगी का तो कहना ही क्या, जो अगर जीवन में अगर आवारगी नहीं है तो फिर जीवन ही किस काम का? वो जीवन ही किस काम का जिसमें अगर आवारगी नहीं है? तो आवारगी के बिना तो मुझे नहीं लगता कि आदमी को मतलब। इसीलिए आप एक कविता स्त्री विमर्श लिखती हैं, जिसमें आप लिखती हैं कि मिल जानी चाहिए मुक्ति स्त्रियों को, आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति। बननी चाहिए एक सड़क चले जिस पर सिर्फ स्त्रियां ही, मेले और हाट बाजार भी अलग, किताबें अलग, अलग हो गाथाएं, इतिहास तो पक्के तौर पर अलग, खिड़कियां हो अलग, झांके कभी स्त्री तो दिखे सिर्फ स्त्री ही, हो सके तो बारिश भी अलग। ये कटाक्ष है, ये कटाक्ष है, ये इच्छा नहीं है, ये स्त्री विमर्श पर कमेंट है कि आप ऐसा स्त्री विमर्श किस काम का होगा? जब पूरे समाज आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स होती है, अस्मिता की राजनीति होती है, इससे मुझे बहुत परहेज है, बहुत परहेज करती हूँ, क्योंकि वो हमारे बड़े बड़े सवालों को ध्वस्त करती है, वो हमें सीमित करती है अस्मिता की राजनीति। तो स्त्री विमर्श को आप फिर किस तरह से देखती हैं? स्त्री विमर्श अस्मिता विमर्श है। स्त्री का विकास हो जाएगा तो पुरुष का विकास नहीं होगा क्या? और अगर अकेली स्त्री विकास कर लेगी, पुरुष का विकास नहीं होगा, तो स्त्री पुरुष रहेंगे कैसे एक साथ? मैं जेंडर न्यूट्रल समाज मुझे पसंद है। जैसे मेरी एक बेखटके कविता है कि हम आधी रात में भी बेखटके घूम सके, एक ही इच्छा है ना, आधी रात में हम बेखटके घूमें कि क्षितिज के भी पार जा सके मेरी निगाह, एक दृश्य रचने के लिए मिले मुझे भी पर्याप्त समय और संसार ना। तो वो सबसे सुंदर समय किसी भी समाज में, पूरी दुनिया के समाज में सबसे बेहतर समय वही होगा ना कि आप आधी रात में भी अगर आप बेखटके एक स्त्री होकर भी निकलना चाहते हैं तो निकलें, और आपको लोग स्त्री की तरह ना देखें, देह उसमें छूट जाए। क्या ना, देह का जो सवाल उठता है ना, तो वो हमसे हमारी नागरिकता छीन लेता है। कटाक्ष तो आप और भी स्त्रियों पर करती, जैसे फेशियल मैं समृद्ध, हाँ करती हूँ ना, मैं समृद्ध संसार की जो स्त्रियाँ हैं, जो स्त्री विमर्श कविता में आप आगे पढ़िए ना, उसके आगे आप लिखती हैं, लेकिन पर्दे की ओर से झांकती ओ स्त्री तुम,
खेत खलिहान और अटारी को संवारो अभी, काम वाली बाई कान मत दो बात पर हमारी, बुहारो ठीक से चमकाओ बर्तन, सिर पर तगाड़ी लिए 10वें माले की ओर जाती, ओ कामगारी स्त्री, देखती हो कभी आसमान कभी ज़मीन, निपटाओ बखूबी अपने सारे कामकाज, होने दो मुक्त अभी समृद्ध संसार की औरतों को, फिलहाल संभव नहीं मुक्ति सबकी। समझ गए आप इस कविता का मतलब कि जो स्त्री विमर्श है, अगर आप मुक्ति दिला रहे हैं तो आप सारी महिलाओं को मुक्ति दिलाइए ना। ये समृद्ध संसार की स्त्रियों की ही तो बात कर रहे हो आप। इसमें आपके खेत खलिहान ग्रामीण स्त्री कहाँ है, कामकाजी स्त्री कहाँ है, ये जो कामगार हैं सारे, असंगठित मजदूर हैं, आप इनकी तो सारी बात ही नहीं हो रही है। हम तो जब स्त्री की जब बात कर रहे हैं तो हम तो एक समृद्ध संसार की स्त्रियों की बात कर रहे हैं ना। लेकिन स्त्रियों के कुछ दुख तो साझा होते हैं। नहीं तो पुरुषों के भी सारे कुछ दुख साझा होते हैं। पुरुषों के दुख अलग, सारे दुख अलग अलग हो, फीलिंग्स अलग अलग हो, कुछ दुख तो साझा होंगे ही ना। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से मैं आई हूँ बचपन से, वहाँ यही देखा स्त्री पुरुष अलग अलग हैं। एक कोई शादी हो रही, आयोजन हो रहा है, या कहीं कथा बच रही, कुछ बच रही, तो स्त्रियों की लाइन अलग कर दी, पुरुषों की लाइन अलग कर दी। तो हम तो बचपन से सोचते थे यार हम एक बड़ी दुनिया में जाएं जहाँ ये ना हो रहा हो। और जब हम साहित्य में आएंगे, और साहित्य से ज़्यादा पढ़े लिखे और संवेदनशील लोग और कहाँ मिलेंगे, और जब हम साहित्य में भी यही कर देंगे कि स्त्री साहित्य और ये पुरुष साहित्य, इसके मैं जस्ट पूरी तरह खिलाफ हूँ। मैं ये कहती हूँ समाज में असमानता है, स्त्री और पुरुष में है, प्रतिसत्तात्मक हमारा समाज है, उसमें हमें लड़कों की भी तो कंडीशनिंग करनी पड़ेगी ना भाई। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर ही तो संसार को रचेंगे। तो इस तरीके से तो नीलेश जी समृद्ध स्त्रियों का स्त्री विमर्श अलग हो जाएगा, और जिनको नहीं मिल रहा है, जो कमज़ोर वर्ग की हैं, उनका स्त्री विमर्श अलग हो जाएगा। हाँ, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ही यही है, फिर उसमें कई धाराएं हो जाती हैं। और आप समृद्ध वाली तरफ आप खुद को नहीं देखती हैं, इसीलिए आप फेशियल कविता में कमेंट भी कर रही हैं। आप लिख रही हैं, फेशियल करारती औरतें करती हैं चक चक, बकर बकर ख़त्म ही नहीं होती है उनकी, झूठ बोलती सरासर। आगे कविता है। फिर सुंदरियों में भी इसी तरीके से आप ना, सुंदरियों एकदम अलग है। फेशियल कविता में तो है कि थकी हारी ब्यूटिशियन दिन भर की बकबक को अपने चेहरे से रगड़ती है। हाँ, आर्थिक असमानता कितनी है, एक ही समय में एक ही लोकेशन पे एक ही जगह पे एक वो फेशियल करने वाली ब्यूटिशियन है, आप उसकी कल्पना कीजिए, सुबह से लेकर रात तक वो काम कर रही है। एक कुछ लोग करने आए, बात करें। देखो दिक्कत क्या है ना कि हम विरोधाभासों से भरे समय में रहते हैं, हम असमानता से भरे समाज में रहते हैं। हमारे समाज में कितनी असमानता है। अब ये असमानता हर स्तर पर असमानता है, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, बुद्धि की असमानता, बिल्कुल प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है, सबके लिए स्कूल ही नहीं है। जिस समाज में सबके लिए स्कूल ना हो, जिस समाज में सबके लिए अस्पताल ना हो, जिस समाज में सबके लिए पानी पीने के लिए ना हो एक जैसा, तो कोई अगर एक अच्छी बॉटल का पानी पिएगा और 1000 लोग नाली का पानी पिएंगे तो आप किसके साथ खड़े होंगे? आप बताइए मुझे, क्या आप एक अच्छी बॉटल से जो पानी पी रहा है उसके साथ खड़े होंगे कि 1000 लोगों को जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा उनके साथ खड़े होंगे? सवाल यहाँ पर ये है। सुंदरियों कविता कि कुछ ऐसा करके दिखाओ कि बदल जाए दुनिया, आप उनमें कुछ ऐसा मत करके दिखाओ, ये जो सब तुम करती हो ये सब मत कर। लाइए मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, मत आया करो तुम सम्मान समारोहों में। कविता का शीर्षक है सुंदरियों। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत वाचा करो अभिनंदन पत्र, उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियों तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। यह कविता है कि जो पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री की जो जगह बना दी गई है, ये करोगी, हाँ, ये करोगी, उस जगह को आप तोड़ दीजिए। और जिस दिन आप इस जगह को तोड़ देंगी, जिस दिन आप इन सब चीज़ों से हट जाएंगे, अलग सोचने लगेंगे, तो दुनिया पूरी बदल जाएगी। इस कविता का मतलब क्या यही वजह है कि नीलेश रघुवंशी ने अपना जो अटायर है, पहनावा है, उसमें बदलाव किया है? ना, ऐसा नहीं है। ये मुझे क्या है ना, जब मुझे इसमें ये जो ड्रेस में बड़ा कंफर्ट फील होता है। जब मैंने कविताएं नहीं भी लिखना शुरू की, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लेखक बन जाऊंगी, तब से मैं पहनती थी। इवन मेरे साथ तो इंटरव्यू में, जब नौकरी की इंटरव्यू था तो जो पैनल था उसने यही पूछा कि आप स्पोर्ट्स में हैं क्या, तो मैंने कहा नहीं। तो बोले फिर आप पैंट शर्ट पहनते हैं, तो मैं इसमें कंफर्ट फील करती हूँ। ड्रेस का मैंने अभी कहा ना, जेंडर न्यूट्रल समाज हमको चाहिए। आपने तो ड्रेस से भी आधा तय कर दिया ना कि पैंट शर्ट लड़के ही पहनेंगे, लड़कियां पहन लेंगी तो कुछ नया कर रही हैं, कुछ अलग कर रही हैं। और अब तो सब पहन रही हैं, और मैं उस समय पहनती थी जब कोई नहीं पहनता था। मैं तो शुरू से ही पहन रही हूँ। तो इसका विरोध भी हुआ होगा?
विरोध हुआ, लोगों को बुरा लगता है, मैंने कभी परवाह नहीं की और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं आज भी नहीं सोचती कि फला क्या सोच रहा होगा, कैसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, फला क्या कहेगा अपने बारे में। नहीं, बचपन से आदत नहीं। समाज के बारे में सोचना है लेकिन दूसरे ढंग से सोचना है। समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, कौन क्या कह रहा है, वो मैं नहीं सोचती। आपकी बहुत ही मतलब छू जाने वाली कुछ कविताएं हैं, जिस पर पहली रुलाई तक की डायरी 21 कविताएं। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे 21 कविताओं को लिखने का ये सिलसिला लगातार चलता रहा होगा? ये पहली रुलाई तक की डायरी जो 21 कविताएं हैं, ये प्रेगनेंसी पीरियड पर है ना, कि पहला दिन जब 11 अगस्त बुधवार पहला दिन जब एहसास हुआ कि हाँ कुछ है करके, तो हमारे ऑफिस में एक सर थे, जवाहरलाल शाह, पैक्स थे, सीनियर पैक्स थे। तो उस दिन वैसे सूर्य ग्रहण था, तो वो मुझसे बोलते हैं कि वो, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो सर मुझसे बोलते हैं, नीलेश जा तू घर जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मुझे कुछ खटका कि सर 4 बजे ही कह रहे हैं। नहीं सर, मैं आराम से चली जाऊँगी, घर भी जाके क्या करूँ। तो नहीं तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, अब मुझे बेचैनी हुई हो, मैं दिन भर से कुछ खाया नहीं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट। तो मुझे प्रेगनेंसी मेरी शुरू हुई। पहली बात तो जब शादी हुई तो ही लगा कि बाप रे कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। बड़ी शादी के मंडप में बैठे बैठे बड़ी घबराहट हुई कि यार हो क्या रहा है ज़िंदगी में, जीवन में। बड़ा भारी मतलब वो लगा कि क्या कैसे पूरी दुनिया एकदम से बदल गई। फिर प्रेगनेंसी आ गई 4-5 महीने बाद ही। तो जो प्रेगनेंसी के जो दौरान जो समय रहा और पल पल एहसास होता रहा कि नहीं यार अपने भीतर कोई है। और इतना मतलब मुझे वो पूरा 9 महीने जो रहे मेरे, तो मैं डायरी लिखती रहती थी। तो वो डायरी फॉर्मेट में तो मैं अपने बच्चे से ही बात करती थी कि मुझे बड़ा मतलब क्यूरियोसिटी होती थी कि कौन है, कैसा है। अब इतना बड़ा डॉक्टर के पास जाते थे, बोला भाई 4 महीने का हो गया, अब 4 महीने 15 दिन का हो गया। फिर बच्चे ने पहले तो एक हल्का सा एहसास होता था कि पेट के अंदर कुछ है, पल रहा है, वो हो रहा है। फिर उसने पेट के अंदर चलना फिरना शुरू कर दिया। तो मुझे मतलब बहुत ही एकदम वो लगे। तो मैं डायरी लिखती थी और उसको पूरी दुनिया के बारे में बताती थी। तो उसमें एक जगह आता भी है कि तुमने तो मेरे पेट को खेल का मैदान बना रखा है। तो वो जो 9 महीने का जो पूरा टाइम रहा, तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जब उसने जन्म ले लिया, तो पूरे 9 महीने में जो जैसे जैसे फील किया और जो लोग याद आए। उस समय माँ की बड़ी याद आती थी। माँ मोहल्ले की पूरी काकी वगैरह की भी बहुत याद आती थी, सबकी एकदम बिल्कुल लगता था कि पीछे एक वो 9 महीने का समय ऐसा होता है कि आप अपने माँ के परिवार की तरफ ही आपको लगता है कि वहीं जाके अपन छिप जाओ। मतलब इस सीरीज़ में कविताएं पढ़ने को नहीं मिलती हैं जो आपने 21 कविताएं लिखी हैं। तो ये इसलिए भी मैंने पूछा कि एक बार आपका इस पे क्या। वो है भी कि केदार जी ने कहा भी इसके बारे में कि मतलब हिंदी में पहली बार लिखी गई, संभवतः पहली बार। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं हिंदी में पहली बार लिख रही हूँ। मुझे तो जब मैं लिख रही थी, प्रेग्नेंट थी और मुझे एकदम नया अनुभव था, तो मैं उससे इतना एकाकार हो गई, इतनी जुड़ गई कि मैं उसमें डूब गई। तो मैं अपने बच्चे से फिर मैं अपने बताती थी, यार ये अंदर है, तो कुछ देख नहीं पा रहा है। तो जैसे दिवाली है और पटाखे छूट रहे हैं, तो मुझे फीलिंग आई यार इसे तो पता ही नहीं कि दिवाली है। तो मैं बता रही हूँ कि भैया दिवाली है, पटाखे छूट रहे हैं और ऐसा हो रहा। वो मुझे बड़ा लगता था उसमें कि यार कौन हो तुम, राजकुमार हो, राजकुमारी हो। आपने एक और कविता लिखी, नाटक के भीतर नाटक। ये जब बड़े हो रहे होंगे आपके पुत्री तब की, वो मेरे बड़े बेटे के ऊपर। हाँ, मेरा बड़ा बेटा जो सविता जी का बेटा है अमन, वो एक्टिंग करता था। तो वो नाटक के भीतर नाटक कविता उस पर। घंटी बजी तैयार हो रहा होगा, घंटी बजी ये हो रहा होगा। अच्छा, थोड़ा कलाओं की तरफ आता हूँ। आपने अपनी एक जगह स्टेटमेंट दिया कि जीवन से ज़्यादा जोखिम कलाओं में है। क्या है जोखिम, कौन से जोखिम? वो नाटक के भीतर नाटक कविता में ये पंक्ति आती है कि जो जोखिम है, जब आप कोई भी सारी विधाओं में, सारी कलाओं में, जैसे जीवन में जो जोखिम है, जीवन से भी ज़्यादा जोखिम कलाओं में होता है। क्योंकि एक सामान्य जीवन जो होता है, ज़रूर नहीं कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों से जुड़ रहा हो या चीज़ों से अलग हो रहा हो, या कमोबेश हमारे समाज में, भारतीय समाज में, अपन लेखक की बात में करूँ तो आप फुल टाइमर लेखक नहीं होते हो ना। आप कहीं पर एक जगह आप जॉब करते हैं और क्योंकि घर परिवार कैसे चलेगा, आपके आर्थिक संबल आपको चाहिए। राइटिंग से तो आपको इतना नहीं मिलेगा कि आप अपना जीवन चला लें। कोई बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं, एक सामान्य लाइफ भी आप, सामान्य जीवन भी आप राइटिंग से आप नहीं चला सकते। तो जो लेखक होता है उसके जीवन में फिर जोखिम दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। वो उसका मन तो उसका यहाँ रहता है, शरीर उसका कहीं और होता है। तो वो जो सारी उठापटक होती हैं, वो
1000 तरीके की चीज़ें होती हैं। कलाओं की अगर हम बात करेंगे तो कलाओं में भी आप बार बार जोखिम लेते हैं। आप एक सेट पैटर्न पे चलते हैं, फिर आप उसको तोड़ के कोई दूसरा पैटर्न करते हैं, क्योंकि आप सेट पैटर्न पे चलते आपको खुद को किचकिचाहट होने लगती है कि क्या यार वो यही कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में आप आ गए। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप एक रिस्क लेंगे, जोखिम लेंगे। आपने कौन कौन से जोखिम उठाए जीवन में जो आपको लगता हो अब कि वो जोखिम था? मैंने तो भर के जोखिम उठाए, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। भाई जिस माहौल में पली बड़ी जहाँ रही, तो मैंने सबसे पहले जोखिम उठाया कि हम नौकरी करेंगे। फिर मैंने घर छोड़ने का जोखिम उठाया, वो किया। फिर जब मेरी एमए हो गई तो फिर मैंने पीएचडी नहीं की, जोखिम उठाया बहुत बड़ा कि पीएचडी करने में तब बहुत समय लगता था। मैंने यार मुझे जल्दी नौकरी चाहिए, तो फिर मैंने एमफिल किया। एमफिल करने के बाद फिर मैंने अपना दूरदर्शन में मैं आ गई, जॉब करने लगी। तो फिर कविता से मैं उपन्यास में आई, ये भी मैंने एक जोखिम में उठाया कि उपन्यास लिखा भी पाएगा मेरे से कि नहीं लिखा पाएगा। एक कविता में आप लिखती हैं, इंटरव्यू में सवाल, एक कविता है आपकी, अंतिम पंक्ति में इंटरव्यू में हमेशा मौजूद रहता है सवाल, क्या कविता इस दुनिया को बदल पाएगी? तो यही सवाल, चूँकि आपका इंटरव्यू ही चल रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ, क्या कविता इस दुनिया को बदल पाएगी आपको लगता है? नहीं, कविता इस दुनिया को बदलने की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। सारी चीज़ें मिलके, कोई एक चीज़ मिलके दुनिया को नहीं बदलेगी। सारी चीज़ों की बहुत भूमिका होगी उसमें। आंदोलन की भूमिका भी होगी, विमर्श, वैचारिक आदान प्रदान की भूमिका भी होगी, कलाओं की भूमिका भी होगी। सारे जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म पर आकर जब खड़े हो जाएंगे तो दुनिया बदलेगी, लेकिन कविता उसकी भूमिका तैयार करेगी। भाई मुझे लगा ना कि स्कूल सबके लिए होना चाहिए। ये कवि की, लेखक की इच्छा होगी कि सब बच्चे स्कूल जाएं, या सबके पास साइकिल हो, सबको सड़क मिले, है ना, सबके घर में अनाज पहुंचे। ये एक लेखक ने इच्छा की। बाबा नागार्जुन कविता ना, अकाल और उसके बाद, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कभी बोरे में भर के लाद के उनके यहाँ अनाज लेके जाए, तो सिस्टम करेगा ना, राजनीति करेगी, प्रशासन करेगा, जो भी हमारा वो होगा। आपने अभी बताया दूरदर्शन वाली बात कि आप भोपाल पे दूरदर्शन में आ गई, आपकी नौकरी यहाँ पर आके करने लगी। 90 के दशक की ये बात है, और आप अभी पैक्स हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, प्रोड्यूसर एक तरीके से कहें तो क्या टीवी का आपका अनुभव आपके इस पूरे शिल्प को नियंत्रित करता है, या वो खुला छूट देने की आपको अनुमति देता है? ये विजुलाइज करने की जो बात है, ये हमारे यहाँ, मतलब हमारा जिस अंचल में मैं आती हूँ, है ना, वहाँ लोगों में कमोबेश हर दूसरे आदमी के अंदर ही है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से विजुलाइज करता है। या वो कोई आने और जाने का बोलेगा कि मामा के घर गया था और मामा के भैया वहाँ की उनकी सड़क तो इतनी ख़राब है और उनके बैल तो ऐसे मरगिल्ला थे टाइप, वो जो बतौलेबाजी जो करेगा ना, तो पूरा एक दृश्य खींचता है। तो ये मतलब वहीं से चल के आया मेरे पास। दूरदर्शन में तो बाद में आए, घर निकासी कविताएं तो लिखी जा चुकी थी, दृश्य तो उसमें भी बनता है, संतान साथ में कविता हो या टेलीफोन पर पिता की आवाज़ कविता हो। तो लेकिन जब मैं दूरदर्शन में आ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा समृद्ध विभा मिश्र के साथ मैंने बहुत थिएटर किया। तो विभा मिश्र के साथ मैंने थिएटर किया, तो एक अलग डिसिप्लिन में गई, और थिएटर में मैं बैक स्टेज करती थी उनके साथ। काफ़ी मैंने स्क्रिप्ट बहुत उनके बच्चों के नाटकों की और दूसरे नाटकों के भी स्क्रिप्ट्स की। तो जब फिर टेलीविज़न में जब आ गए तो मैं उसको है ना, टेलीविज़न में जो नौकरी को है ना, सिर्फ नौकरी की तरह ही लेती हूँ। मेरे अंदर है ना कभी भी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं बहुत अच्छी फिल्म बना दूँ, कि मैं बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना दूँ। वो सब कुछ मेरा है ना नौकरी की तरह लिया मैंने, और एक असाइनमेंट पे डिपेंड करा। अगर डायरेक्टर ने हमको असाइन कर दिया कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो हम डॉक्यूमेंट्री बना देंगे। उसने असाइन कर दिया फिल्म बनाओ, फिल्म बना देंगे। वो असाइन करेगा कि आप पैनल डिस्कशन कीजिए, आप करंट अफेयर्स कीजिए, आप न्यूज़ कीजिए, या आप लिटरेरी प्रोग्राम कीजिए, तो वो करेंगे। वो असाइन ड्यूटी है, असाइन ड्यूटी है। तो जब शुरू में हमारे यहाँ भोपाल दूरदर्शन के डायरेक्टर थे लीलाधर मंडलोई जी, तो उन्होंने उस समय काफ़ी, और मुझे बहुत डांटते भी थे कि तुझे कोई काम ही नहीं करती, तुझे कोई काम करने का मन नहीं है, और ऐसा और वैसा, बहुत डांट पड़ी मुझे उनसे। तो जितने भी जो मैंने डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में वगैरह जो की हैं, वो उन्होंने मुझे असाइन किया, तो मैंने बनाया। फिर बाद में मैंने दूरदर्शन से एक ही चीज़ सीखी। मेरे हस्बैंड खुद दूरदर्शन में कैमरा मैन है, श्री राज नाम है उनका। तो जब हम लोग, और दूरदर्शन का कोई भी काम हो ना, डॉक्यूमेंट्री हो चाहे फिल्म हो ना, वो एक टीम वर्क है। उसका क्रेडिट मैं ले भी नहीं सकती खुद से, है ना। अगर कुछ चीज़ें अच्छी बन भी गई हैं तो वो कोई अकेले मेरी वजह से नहीं बनी, उसमें बहुत बहुत टीम वर्क है। कोई मतलब कैमरामैन भी है, वीडियो एडिटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर है, लाइट वाला है, सेट डिज़ाइनर है, प्रॉपर्टी, तो ये पूरा एक टीम वर्क होता है। उसमें हमारी चूँकि पोस्ट है तो हम प्रोड्यूसर होते हैं। बाद में अभी जब एडिटिंग करने लगे
जब ये लाल नीनियर एडिटिंग जब आ गई, पहले कट्टू कट था और लाल नीनियर एडिटिंग जब आ गई तो उसमें सारा मटेरियल डंप कर दिया, और मटेरियल को जब डंप करने के बाद जब पूरी फिल्म बन गई तो ना वीडियो को खींचते हैं उसमें, कह रहे थोड़ा सा वीडियो को खींचो थोड़ा सा छोटा कर। तो मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मैंने देखा पूरा, और उसमें फिर ना सारा बनाने के बाद कलर स्कीम एक जैसा करना, ये दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बाद में तो मैं थोड़ा सोचने लगी हूँ कि जब अपन लिख रहे हैं या तो एक कलर स्कीम, हालांकि वो राइटिंग में कैसे आती नहीं आती मुझे नहीं पता, तो जाने अनजाने वो शिल्प में आया होगा, दूरदर्शन का वर्किंग अगर हम कर रहे हैं तो हो सकता आया हो। लेकिन क्योंकि एक प्रोड्यूसर की जो नज़र होती है हमेशा, या फिर पैक्स की जो नज़र होती है, क्योंकि टीवी में एक टाइम फ्रेम होता है, आपको पता है कि ये 15 मिनट का कार्यक्रम है, आपको पता है ये 30 मिनट का कार्यक्रम है, तो मुझे 30 मिनट की स्क्रिप्ट या फिर इतनी ही क्रिस्प चाहिए, मुझे 30 मिनट की वीडियो में इतने रंग चाहिए और इतने फ्रेम्स चाहिए या इतने शॉट्स चाहिए, और वो लेखन को प्रभावित कहीं ना कहीं ज़रूर करता होगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की जो क्रिस्पनेस है हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, या हो सकता है वहाँ की कसमसाहट होती हो कि 30 मिनट से ज़्यादा हो सकता था, नहीं हो पाया, मैं उसको यहाँ विस्तार दे सकती हूँ। ना, ये तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ दूरदर्शन में ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि वहाँ से कुछ चीज़ें एडिटिंग सेंस आया होगा, हो सकता है। जैसे एक आपने अच्छी बात बोली कि एक 30 मिनट का प्रोग्राम बनाना है तो आपको भाई जो भी कुछ कहना है आप 25 मिनट में कह दीजिए। 30 मिनट में भी 5 मिनट हम लोग को छोड़ने होते हैं फिलर, और वो नियंत्रण उससे हो सकता है, उससे है कि आप राइटिंग में फैलते नहीं हो, एक बात। दूसरी बात जो दूरदर्शन में अच्छी होती है कि कम्युनिकेशन स्किल, जब दूरदर्शन में कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहली कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट हो सकें। तो अब इन दो चीज़ के बीच में आपको राइटिंग में बैलेंस बनाना है ना, वो एक जनसंचार माध्यम है। राइटिंग में आपको अगर स्किल आप इस पे करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल में, तो आप बहुत ज़्यादा सपाट होने का डर होगा। मैं वही बोल रहा था, क्योंकि टीवी की भाषा एकदम अलग भाषा हो जाती है, तो उससे आपको बचना पड़ता है। और आपकी भाषा अगर देखें तो जितने पात्र हैं, अगर उपन्यास को लूँ, उन सबकी अपनी अलग भाषा होगी। तो मैं वो इसलिए मैंने कहा कि बाबा मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। और एक तो सपाटपन नहीं आना चाहिए, और हमारे यहाँ दो चीज़ें, या तो प्योर आर्टिस्टिक, हम बहुत ज़्यादा आर्ट, बहुत ज़्यादा कला होगी तो जीवन नहीं होगा, है ना। तो वो है ना कि वो उनका जो संतुलन जो बन जाए। देखिए मैंने अभी शमसुर रहमान फारूकी जी की बात आपको बोली ना, इच्छा एक सृजन के रहस्य इतने आसान नहीं होते, उनको जितना खोलोगे ना परत दर परत उतने वो उभरते चले जाते हैं। इच्छा रखना और बात है, पूरी होना बिल्कुल दूसरी बात। मेरे अंदर भी इच्छा है कि मैं पूरे भारतीय समाज को, भारतीय जीवन को प्रतिबिंबित कर सकूं, मैं हर विधा में काम कर सकूं, और मैं लेखन को ऐसा कर सकूं, लोगों के जो जीवन को जस का तस में लेकर आ जाऊं। अब जब किसी जीवन को आप जस का तस, जैसे हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, और हम दोनों जो बात कर रहे हैं इसको अगर मुझे लिखना होगा, कविता में ही लिखना है अगर, तो ये जस का तस आ जाए, तो ये हमारी फीलिंग्स आ जाए, ये पूरा एटमॉस्फेयर आ जाए, तो ये आसान नहीं है। इच्छा मैंने कहा ना, कभी हो जाएगा, कभी नहीं भी होगा। इसी ढंग से मैं सोचती हूँ, जब चीज़ों को जब राइटिंग में लेके आती हूँ उठा के, तो फिर। आप भोपाल में रहती हैं नीलेश जी, भोपाल का एक अलग कल्चर है, मतलब जैसे साहित्य के कुछ केंद्र होते हैं, तो उसमें जैसे दिल्ली अब एक केंद्र हो चुका है, एक समय पर इलाहाबाद हुआ करता था, है ना, बनारस केंद्र हुआ करता था, भोपाल भी एक केंद्र बना भारत भवन के बाद में। तो भोपाल में बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक रहते हैं, लेखक कॉलोनी ही है यहाँ पर तो एक तरीके से। तो उन सब के बीच में कभी ऐसा लगा हो कि नीलेश रघुवंशी साइडलाइन महसूस कर रही हो, या फिर नीलेश रघुवंशी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला तो किसका, और नहीं मिला तो किसका, अगर नाम बताना चाहें तो? ना, मैं कभी साइडलाइन महसूस नहीं किया मैंने खुद को लिटरेचर में, कभी नहीं किया। और रही बात सपोर्ट की, तो मैं पहले ही नाम ले चुकी हूँ आपको कि मुझे बहुत सीनियर राइटर्स रहे। जैसे मैंने विदिशा में जब एमए कर रही थी तो वहाँ बाबा नागार्जुन, शलभ श्री राम सिंह, अदम गोंडवी, कैफ भोपाली, शील जी, ये 5-6 लोगों को, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह तो थे, वो सविता भार्गव मैडम। तो इतना बड़ा मुझे समृद्ध संसार विदिशा में ही मुझे मिल गया था, जहाँ पे बाबा नागार्जुन, जब मैं शहर छोड़ के आई थी ना, तो मैं बड़ी रोतली कविताएं लिखी। बाबा ने कहा तुम्हारी डायरी दिखाओ, तो बड़ा प्रेम प्रेम प्रेम, और एक अजनबी शहर करके कविता है उसमें, घर निकासी में। तो मैं बाबा बोला कौन सा शहर देख ली तू? चपत लगाई बाबा ने, तू कलकत्ता गई, बम्बई गई, कौन सा तेरा अजनबी शहर? मैं बाबा विदिशा। तो फिर बाबा ने मुझे उसी समय, एमए प्रीवियस में थी मैं, तो बाबा ने कहा क्या पिया पिया करती रहती है पूरे समय? क्यों? प्रेम कविताएं थी। पिया 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 करती रहती। अरे आँख को खोल,
ये पूरे माहौल को देखा कर, एक काम वाली बाई तुम्हारे घर में काम करने आती है, कितनी जल्दी जल्दी आती है, कितनी जल्दी करती है, फिर कितने घरों में दोबारा चली जाएगी। सविता जी का बेटा बहुत छोटा था अमन, तो बोले मैं उसको लिए रहती थी बोले, बच्चे को ध्यान से देखो, ये कितनी मुद्राएं बदलता है, कितने कितने इसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, रोता है, जब सोता है, दूध पीता है। तो बाबा ने मुझे उसी समय दृष्टि दी। और बाबा की जो बात मुझे नहीं समझ में आई, तो मुझे बाबा थे, बाबा नागार्जुन। तो शलभ जी से मैं पूछती थी, शलभ जी इसका मतलब क्या हुआ? तो शलभ श्री राम सिंह मुझे क्लियर करते थे कि इसका मतलब ये हुआ। विदिशा में तो फिर उसी समय विदिशा में नागार्जुन समारोह हुआ, तो देश भर के पूरे लेखक विदिशा में आए। और मैंने वहाँ पहली बार सबसे पहले नामवर जी को वहीं देखा था विदिशा में। वो बाबा नागार्जुन पर बोले, 3 दिन का या 7 दिन का कार्यक्रम था। तो बाबा 2-3 साल तक मेरा विदिशा में रही, तो बाबा हर 1 महीने के लिए विदिशा में साल में 1-2 महीने रहने आते थे। तो ये पूरा विदिशा में एटमॉस्फेयर लिटरेचर का था, जो विजय बहादुर सिंह सर की वजह से लाइफ था पूरा। और मैं सविता भार्गव मैडम के साथ रहती थी, तो ये मैंने देखा। फिर हम लोग 91 में भोपाल आ गए कि मैं एमफिल करूँगी। फिर भोपाल का, तो फिर भोपाल, मुझे भोपाल शहर बहुत पसंद आया, मुझे विदिशा नहीं अच्छा लगा। मैं सच कह रही हूँ। गंज बासुदा में जो फ्रीडम था ना, हम लोग आकाश में उड़ते थे। गंज बासुदा में पिताजी का जो था, ढाबा था, हैंडपम्प था, घर था, स्कूल था, और ढाबे की जो पूरी आवाजाही थी, और शाम देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, सड़कों पे घूम भी रहे हैं। बासुदा में बड़ा फ्रीडम था। विदिशा में जब मैं आई तो बड़ी कसमस आई, 2 साल तक बड़ा कसमसाहट में जीवन गुजरा, सब कुछ के बाद भी। फिर जब मैं भोपाल शहर आई, मैं पहली बार ही आई, तो मुझे लगा कि हाँ, खुले में सांस ले रहे हैं, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा आकाश है, यहाँ अपन उड़ सकते हैं। तो भोपाल शहर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भोपाल की सड़कें बहुत अच्छी लगी, भोपाल में मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगे, और साहित्यिक समाज तो था ही। आपको आगे बढ़ाने में ज़्यादातर पुरुषों का हाथ रहा है, स्त्रियों का हाथ बहुत कम रहा है, इसके पीछे ही कोई वजह रही होगी? सविता भार्गव तो स्त्री है भाई। सबसे पहले तो मुझे सविता भार्गव ही मिली, उसके बाद आप खुल के बोलिए, मैं खुल के जवाब दूँ। ज़्यादातर आपने जो नाम भी गिनाए उन सब में पुरुषों का हाथ ज़्यादा रहा, और सबसे ज़्यादा नाम राजेश जोशी का लिया जाता है। हाँ, राजेश जोशी और विष्णु खरे। हाँ, कि सबसे ज़्यादा हाथ इनका रहा। क्या वाकई में ऐसा है कि स्त्रियां एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हिचकती हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों से भी मेरी बहुत दोस्ती होती है। इस समय के हम सिनारियो की अगर हम बात करें, साहित्यिक परिदृश्य की भी अगर हम बात करेंगे, तो आप देखिए ना, ममता जी की उपस्थिति हमें कितनी अच्छी लगती है। ममता कालिया हैं, मृदुला जी हैं, चित्रा जी हैं, अलका सरावगी भी हैं, और कविता में भी हम जाएंगे तो अनामिका है, सविता सिंह है, गगन गिल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कितना सुंदर उनकी उपस्थिति है। खासकर ममता कालिया जी की तो प्रेजेंस मुझे इतनी अच्छी लगती है कि कोई भी कार्यक्रम में अगर ममता जी बस स्टेज पर बैठे और अपन दूर से देख रहे हैं, तो लगता है कि बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा वो है। पुरुषों ने बढ़ाया। जब मैं भोपाल में आई, तो भोपाल को जो पूरा साहित्यिक समाज जो था, उसमें राय जोशी से मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती रही, और हम लोग बिल्कुल दोस्त ही बने रहे, और अभी भी दोस्ती की तरह ही हैं। मतलब हमारे बीच में ऐसा कोई सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात नहीं है। और उसमें भी बड़ा मज़ेदार था, उनका नाम है राजेश और मेरा नाम है नीलेश। बोलते थे भाई है, हमारा छोटा भाई है। और उनके पास लाल रंग का स्कूटर था, मैं दिन भर उनके स्कूटर पर पीछे बैठ कर पूरे भोपाल शहर घूमती थी। और बाद में मेरी फिर भोपाल शहर में 92 में ही मुझे विष्णु खरे जी 95 से विष्णु खरे जी को देखा। एक कभी वसुंधरा कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें विष्णु खरे जी आए थे। और उसके बाद फिर सालों तक विष्णु खरे जी से मुझे बहुत मतलब जीवन में निर्णय लेने में, जो आप अभी पहले बोल भी रहे थे, कई बार आप अंतर्विरोध के शिकार भी होते हैं, कई बार आप खुद फंसते हैं, उलझते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो कोई कुछ बताया, तो उसमें विष्णु जी का मुझे बहुत जीवन बहुत। आपकी एक कविता है मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, मुझे प्रेम चाहिए। वो कविता अनचाहा, अनचीना, अनबोला सा, पहली नज़र सा प्रेम चाहिए मुझे। वो पहली नज़र सा प्रेम नीलेश रघुवंशी को कब मिला? वो पहली नज़र सा प्रेम तो मुझे जब ये कविता लिखी तभी मिल गया था ना। जब ये कविता लिखी कि पहली नज़र सा प्रेम चाहिए, उसी में आखिरी लाइन आती, मुझे प्रेम चाहिए सारी दुनिया रहती हो जिसमें। और जिनसे हम लोगों ने फिर लाइफ पार्टनर बनने का तय कर लिया, श्रीराज ने और मैंने, तो फिर शादी हो गई। क्या वो आपकी कविताओं के आलोचक भी रहे हैं? नहीं, वो एकदम अलग बैकग्राउंड से हैं, और मैं एकदम अलग बैकग्राउंड से हैं। हम लोगों की मतलब दोनों में बहुत 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 अंतर है सारी चीज़ों में। पढ़ते हैं, जैसे प्रोज तो जनरली पढ़ा देती हूँ पूरा, कविताओं में भी शुरुआत में तो नहीं, घर निकासी के बाद से। पानी के स्वाद तक भी शिराज नहीं पढ़े कभी मुझे। घर निकासी तो खैर पहले कविताएं लिखी जा चुकी थी, और उसके बाद पानी को, लेकिन अब बाद में ज़रूर शिराज पढ़ते भी हैं, हम लोग बातचीत भी करते हैं। अभी तक जितना लिखा आपने और जितना आपको मिला, उन सब चीज़ों से संतुष्ट हैं? नहीं, लिखे से तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं मतलब असंतुष्ट भी बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे अभी भी मतलब अब मेरे अंदर बहुत एकदम मतलब वो होती है, कोफ्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेशन होने लगा मुझे। क्योंकि अब
नौकरी का इतना बढ़ता मतलब दबाव है कि समय की इतनी कमी हो रही, तंगी हो रही है। तो मेरी एक कविता है सुरक्षा का कवच करके, इसमें है ना, लगता है कि हम जो सुरक्षा का कवच है, जो भौतिक सुख सुविधा में लगता है जकड़ गए हैं आप, तब तक इनको परे हटाना है, और इनको परे हटा के तो उन्मुक्त जीवन जी के, और मतलब बहुत अच्छा है। मेरा अभी नहीं हूँ समझ, मुझे लिखना है, लेकिन मैं कह रही हूँ जैसा मैं लिखना चाहती थी, जैसा आना चाहिए, वो अभी तक मेरे पास आया नहीं। शहर की 10 किलोमीटर की तो बहुत तारीफ हुई है। नहीं, तो खुशनसीबी है सब लोगों ने, मतलब वाकई में वो पढ़े जाने वाला उपन्यास है शहर से 10 किलोमीटर की, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ऐसा कोई काम जो आप करना चाहती हूँ, ना कर पाई हूँ, और करना चाहती हैं? आवारगी के खतरे भी बहुत हैं। अरे होने दो, वो खतरे उठाने में वही तो जोखिम है ना, उसी में तो मजा है, उसी में तो आनंद है। आवारगी भी कई तरीके की होती है। आवारगी का ये मतलब नहीं कि विश्व भ्रमण पे चली गई हूँ, कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही हूँ। शहर के भीतर ही आप आवारगी कर सकते हैं। वो शहर से बाहर जाना है मुझे, पूरी दुनिया घूमना है, देखना है। अरुणा आसफ अली को आवारगी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन मैं अगर मुझे कोई कर भी लेगा तो जमानत लेने तुम आ जाना। अगर मैं कभी गिरफ्तार हो जाऊं तो जमानत लेने आ जाना तुम। मेरी कविता है, बेखटके कविता है, कि मैं आधी रात में बेखटके घूमना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत मन है कि इतना फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा कभी मन हो गया कि गाड़ी उठाई और चले गए रेलवे स्टेशन, वो होगा ही है आपके पास फ्रीडम, तो उतना तो फ्रीडम तो हो गई ना, है फ्रीडम है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे ये शौक था, तो मैंने जब शादी हो गई और शिराज जब दोस्त हुए, तो मैंने शिराज से बोला, यार मेरे तो रात में इतना घूमने का मन करता है। तो बोले, बाप रे, क्यों घूमने का मन करता है? बोले, तुम्हें नहीं मन करता कि आधी रात में अपन घूमे करके? तो बोले, बड़े बाबा, कौन इतना झंझट पालेगा, पुलिस वाला पूछेगा क्यों घूम रहे हो? तो मुझे फिर लगा कि तो इच्छा की बात है, पुरुष और स्त्री की बात नहीं है। देखिए ना, वो पुरुष होकर भी उनको इच्छा नहीं है कि वो आधी रात में ऐसे टहलते हुए चले जाए, घूमने चले जाए। मुझे मन करेगा यार तालाब किनारे जाके बैठ जाओ। वो कोई खटका नहीं होना चाहिए, खटका नहीं होना चाहिए कि कोई पीछे से आके पुलिस वाला आपको डंडा मार देगा कि यहाँ क्यों बैठे हो। ये भी एक खटका है, चोरी का भी है, दूसरे ढंग, स्त्री हो तो दूसरे ढंग का भी खतरा है कि यार कहीं हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो ये खटके नहीं होना चाहिए, तभी वो समाज और दुनिया जीने लायक होगी, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। चलिए, आप ऐसे सृजनरत रहें, आप जो करना चाहती हैं वो करती रहें, और ऐसे ही लिखती रहें, लोग आपको पढ़ते रहें, और दूरदर्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े। जैसे आपने कहा नहीं उतनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बढ़े, और वो नज़र से आप इधर भी देखती रहें और उधर भी देखती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संगत में हमारे लिए समय दिया। मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम का अंत एक कविता को पढ़कर करें आप। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता और एक दूसरी कविता, 2 कविताएं सुना देती हूँ। एक छोटी सी कविता है, आधी जगह। जब भी पेड़ को देखती हूँ, आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। जब भी पेड़ को देखती हूँ, आधा देखती हूँ, आधा तुम्हें देखने के लिए छोड़ती हूँ। हर जगह को आधा खाली रखती हूँ, सिरहाने को भी आधा छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कभी भी नदी को पूरा पार नहीं कर पाती, आधा पार जो छोड़ती हूँ तुम्हारे लिए। कमल के पत्ते पर पानी कांपता है, चांद कांपता है जैसे राहु के डर से, बसंत के डर से कांपता है जैसे पतझड़। मैं कांपती हूँ आधे पन से, आधे चांद से, जल से भरे आधे लोटे से, कांपती हूँ तुम्हारे आधे प्यार से। क्या बात है, वाह वाह। एक कविता और सुना देती हूँ, इस लोकतंत्र में। ये दोनों कविताएं मेरे नए संग्रह में आएंगी, जो उम्मीद करते हूँ कि इस साल आ जाएगा कविता संग्रह। इस लोकतंत्र में मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। मैं पेड़ को पेड़ कहना चाहती हूँ, उसके हरे पन और नए पत्तों में खिल जाना चाहती हूँ। तुम उसके इतिहास में जाकर कहते हो ये हमारे मूल का नहीं। तुम पेड़ की मूल प्रजाति में विश्वास करते हो, मुझे पेड़ के संग हरियाने से रोकते हो। जिस दिन गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया पेड़ में, उस दिन से मेरा मन पेड़ के भीतर रहने लगा। गिलहरी कहीं भी, किसी भी जगह, गांव, देश, परदेश में बना सकती है किसी भी पेड़ पर अपना घर। एक गिलहरी दूसरी गिलहरी से कभी नहीं पूछती तुम्हारा पूरा नाम क्या है। मैं नदी सा बहता जीवन जीना चाहती हूँ, तुम हो कि नदी को घाट से पाट देना चाहते हो। वाल्मीकि घाट पर खड़े हो झांकती हूँ नदी में, तुमने नदी को नदी से पाट दिया। किसी एक को राष्ट्रीय बग्घी में सुशोभित करते हो, लेकिन हम सतरंगी सपनों के संग घोड़ी पर भी नहीं बैठ सकते। तुमने हमसे हमारे द्वीप छीने, सारा नमक ले लिया
और सबसे ज़्यादा खारेपन की उम्मीद हम ही से करते हो। देश का संविधान कहता है हमें वोट देने का अधिकार है। तुम कहोगे लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ जब नदी को नदी, पेड़ को पेड़ और अंधेरे को अंधेरा नहीं कह सकते तो इस लोकतंत्र में किससे कहूँ अपने मन की बात। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। मैं राज कपूर, नरगिस का, दिलीप कुमार, कामिनी कौशल का फ़ैन हो गया और एक दिन में 4-4 पिक्चर देखता था। मुझे नानाजी देशमुख ने स्वयंसेवक बनाया था बलरामपुर में। अटल जी मुझे पर्सनली बहुत जानते थे। मेरे मन में क्या है, मेरी जो पूरी जनरेशन है जो गांव छोड़ कर के शहर में नौकरी करने आई है, वो पूरी जनरेशन एक अपराध बोध से ग्रस्त है, गिल्ट कॉन्शियस से। तुलसीदास को इसी रूप में देखना चाहिए। उनका समर्थन या आलोचना की बात नहीं है। तुलसीदास की सब बातें हम नहीं स्वीकार कर सकते। नामवर जी से तुलना करने का या नामवर जी से compete करने का भाव कभी मेरे मन में उठा ही नहीं, न उठ सकता था। और उठता तो बड़ा गलत होता, अनुचित होता। जो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं, महान सुपरलेटिव्स, वो शायद बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं। जिसको आप चाहते हैं उसे कहना भी चाहिए कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। उसको कभी कुछ गिफ्ट भी देनी चाहिए।